कर लेते हैं। डिस्कस करने के बाद आप एक बार देखिए, हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज करा इसके अंदर कि आप क्या करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, पहले जैसे आपने आंसर राइटिंग करी, आंसर राइटिंग के बाद अपन डिस्कस करेंगे। एक सेकंड, जस्ट रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा। आई थिंक ऑन है रिकॉर्डिंग। तो आंसर राइटिंग के बाद डिस्कशन, आप आंसर राइटिंग के बाद जैसे आपने आंसर राइटिंग करा और फिर अपन डिस्कशन वीडियो बनाएंगे इसका, ठीक है। और डिस्कशन वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप पहले सेल्फ इवैल्यूएशन ऑफ योर कॉपी करिए। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप। ये हमने चेंज करा अपने चेकिंग पैटर्न के अंदर। इसका नीड मेरे को लग रहा था क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या है, इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेल्फ इवैल्यूएशन करें, कहाँ कहाँ आपने गलती करा है। आप उस सेल्फ इवैल्यूएशन को लिखें एक पेपर पर, लिखेंगे, उसके बाद आप मुझको दोगे, मुझको देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम, हाँ अच्छा, इसके बाद आपको क्या करेगा, एक और स्टेप है इसके अंदर, चेक्ड कॉपी आपके पास मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद आई विल कॉल यू। दिस इज क्लियर एवरीवन। इस तरह से हम चलेंगे। पहले मतलब आपने आंसर राइटिंग करी, आपका जैसे आज टेस्ट हुआ, इसके बाद आप क्या करेंगे, मैं आपका डिस्कशन वीडियो बनाऊंगा। या तो आंसर राइटिंग जब होगा ना, उसी दिन मैं आपका डिस्कशन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जिससे कि आपको क्या होगा, आपको इसका पूरा इवेल्युएशन आप इसके अंदर कर सकते हैं। आप जब तक अपना सेल्फ इवेल्युएशन नहीं देते मेरे को, अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट सेल्फ इवेल्युएशन नहीं देता, वो भी डिटेल्ड मैनर के अंदर, क्या गलती तुमने करी है ना, जब तक वो तुम समझोगे नहीं तब तक उसमें सुधार नहीं आएगा। डिटेल मैनर के अंदर यहाँ पर आपको सेल्फ इवेल्युएशन देना है और डिटेल मैनर के अंदर सेल्फ इवेल्युएशन लिखकर आप दोगे एक पेपर पे। फिर मैं आपको आपकी चेक्ड कॉपी दूंगा। जब तक आप ये सेल्फ इवेल्युएशन नहीं देंगे डिटेल मैनर में, ऐसे नहीं कि एक एक लाइन लिख दी है ना, बेवकूफ नहीं बनाना, नहीं तो आप खुद को बेवकूफ बना देंगे गलती से, ठीक है। मेरे को कोशिश करेंगे, खुद बन जाएंगे, है ना। इसमें सेल्फ इवेल्युएशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ये हमने सबके अंदर चेंज करा है, एथिक्स के पेपर में भी वैसे होने वाला है, सब चीजों के अंदर इसी तरह से होने वाला है, राइट। सेल्फ इवेल्युएशन, इसके बाद आप क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। मतलब अपनी सेल्फ इवेल्युएशन के अंदर एक पीस ऑफ पेपर पे लिखी, फिर मैं आपको आपकी कॉपी चेक कॉपी दूंगा। फिर मैं आप लोगों को कॉल करके आपकी गलतियां आपके साथ एक बार डिस्कशन करूंगा, ठीक है। ये अप्रोच क्लियर है सबको, प्लीज लेट मी नो। तो सबसे पहले आपका पेपर निकाल लीजिए, पेपर नंबर, वीकली टेस्ट नंबर 4, ठीक है। वीकली टेस्ट नंबर 4 अपन करते हैं पहले। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ वैलिड हेतु एज प्रोपोनेंटेड इन न्याय फिलोसफी। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर आता हो तो आप इसके अंदर इस कर सकते हैं, ठीक है। एक बहुत ही आपका इसके अंदर क्या है, एक सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ वैलिड हेतु एज प्रोपोनेंटेड इन न्याय फिलोसफी। तो अब देखिए, इस ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं, जब डायरेक्ट आते हैं, तो इसमें तो अपन को डायरेक्ट लिखना होता है। बट इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन, देखो बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि न्याय फिलोसफी के अंदर हेतु और मिडिल टर्म, ब्रैकेट में से लिखो, मिडिल टर्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, एज दिस थ्योरी बिलीव्स इन इन्फ्रेंस, ठीक है। इन्फ्रेंस पे बिलीव करती है, इसलिए हेतु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। सो न्याय फिलोसफी, न्याय फिलोसफी एक्सप्लेन concepts of valid as well as invalid hetu in detail. That is the reason, that's why न्याय philosophy is known as हेतु शास्त्र। ये अपन ने एक क्या करा इसके अंदर, एक अपन ने इसके अंदर इंट्रोडक्शन बना लिया, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट था, फिर भी देखिए अपन ने कितना अच्छा इंट्रोडक्शन इसके अंदर बना लिया। आपने लिखा है न्याय फिलोसफी बिलीव्स के अंदर हेतु प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज न्याय फिलोसफी बिलीव्स इन द इन्फ्रेंस। सो न्याय फिलोसफी एक्सप्लेन वैलिड एज वेल एज इनवैलिड हेतु इन डिटेल, दैट्स व्हाई न्याय फिलोसफी इज आल्सो नोन एज न्याय शास्त्र, ठीक है। फिर आप यहां से लिख सकते हैं कि क्या क्या वैलिड हेतु के अंदर, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको 5 चीजें बताई, पक्ष धर्मिता, सपक्ष धर्मिता, ठीक है, विपक्ष धर्मिता, अबाधित और असत प्रतिपक्ष और अविरुद्ध, ये भी आप लिख सकते हैं। ये 5 चीजें आपने इसके अंदर लिखनी है, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा पक्ष धर्मिता क्या होगा। अब देखो कैसे लिखना है इसके अंदर, पक्ष धर्मिता लिखकर उसका एक एग्जाम्पल लिख देना है, ठीक है, कि पक्ष धर्मिता के अंदर कैसे होता है, ठीक है। विपक्ष धर्मिता का एग्जाम्पल लिख देना है, सपक्ष धर्मिता का एग्जाम्पल लिख देना है। सबका क्या होगा, आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, अवरुद्ध, असत और इसके अंदर अपन ने सबके एग्जाम्पल से अपन ने लिख रखा है,
ठीक है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करना है, इसके अंदर एग्जांपल्स भी आपको लिखकर देने हैं। और एक लिखा आपने उसको एग्जांपल करके आप समझा सकते हैं, दूसरा लिखा उसको एग्जांपल देकर समझा सकते हैं। कालिन वांट टू से समथिंग। कालिन So you are asking now what is Paksh Dharmata? ओके, दैट इज ओके, आई नो दैट कि सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक ये सब कुछ क्लियर है क्या आपको? यहाँ तक बताएं, किसी को डाउट है इसमें? Yes sir. हाँ कालिन प्लीज। अच्छा क्लियर है, राइट। सो भारती, दिस इज क्लियर और नॉट भारती? नो सर। अच्छा क्या क्लियर नहीं है इसमें भारती आपको? सर ये जो आपने स्टार्टिंग में बताया ना वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। आपने न्याय का वीडियो तो देख लिया है ना भारती? यस सर देख ली हूँ। मैं बता देता हूँ, देखो इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन पार्ट बोल रहे हैं ना आप भारती? यस सर। है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन ये पढ़ो, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ द वैलिड हेतु एज प्रोपाउंडेड इन द न्याय फिलोसफी। ठीक है, ऐसा करना है कि हमको कंडीशन ऑफ वैलिड हेतु लिखनी है एज प्रोपाउंडेड इन द न्याय फिलोसफी। तो हमें पता है कि इसके अंदर क्या करना है, अपन को वैलिड हेतु के बारे में बताना है। बट अब इसमें अगर आप डायरेक्ट कर देंगे कि फॉलोइंग आर द कंडीशन, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में भारतीय हम लिखेंगे न्याय फिलोसफी के अंदर हेतु, दैट इज मिडिल टर्म, यस सर। plays an important role as this theory is based on inference। ये समझ में आया? हाँ कैसे बताओ मेरे को एक बार, कैसे बेस्ड है इन्फ्रेंस पे, तो हेतु क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? सर इसी के बेसिस पे ही तो हम आगे फाइनल टर्म तक पहुंचेंगे ना, स्मोक हाँ से ही यस सर। अपन फायर तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो न्याय फिलोसफी के अंदर हेतु बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये न्याय फिलोसफी जो है इन्फ्रेंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, यहां तक आपको इसके अंदर लिखना है। इन न्याय फिलोसफी डिस्कस्ड, ऐसे लिखोगे, न्याय फिलोसफी डिस्कस्ड रियल हेतु और वैलिड हेतु as well as invalid hetu in detail. That's why Nyaya philosophy is also known as Hetu Shastra. ओके सर। ना भारती, समझ में आया? हाँ सर। ना, अब आपने ये इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख दिया है। अब आप बोलेंगे कि फॉलोइंग्स आर द आर्गुमेंट्स और फॉलोइंग्स आर द कंडीशंस ऑफ वैलिड हेतु। अब आप बॉडी पार्ट के अंदर कंडीशंस लिख दीजिए। कंडीशन कितनी है भारती? यार 6 कंडीशन अगर हम देखें तो, वैसे तो 6 कंडीशन है। एक है अपना, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले पक्षधर्मिता, सपक्षधर्मिता, विपक्षधर्मिता, अविरुद्ध, असत प्रतिपक्ष एंड अबाधित। यस सर। ये हमारी कंडीशंस हैं, इसको अपन को एक्सप्लेन करना है एग्जांपल से। इस तरह से फिर लास्ट के अंदर कंक्लूजन लिखेंगे। इस तरह से उन्होंने वैलिड हेतु को एक्सप्लेन करा है न्याय फिलोसफी ने। कालिन वांट टू से समथिंग, कालिन प्लीज। Sir, in this Paksh Dharmata, Sapaksh Dharmata, sir, is it right if we write only Paksh and Sapaksh? पक्षधर्मिता और सपक्षधर्मिता के अंदर, Yes हाँ sir, सॉरी, means हाँ instead of writing Paksh Dharmata, if we write only Paksh नो and नो, Sapaksh. पक्षधर्मिता इज डिफरेंट, सपक्षधर्मिता इज डिफरेंट। पक्षधर्मिता के अंदर क्या है कि ये हिल के अंदर होनी चाहिए। देखो पक्षधर्मिता का मतलब क्या नहीं है sir, इसके अंदर? so my doubt is कि instead of writing Paksh Dharmata, can I write only Paksh? And instead of Sapaksh Dharmata, can I write only Sapaksh in the answer? हाँ लिख सकते हैं, बट अगर पक्षधर्मिता लिखोगे ना तो बिल्कुल एक ही वर्ड के अंदर सब कुछ आ जाएगा। सपक्ष लिखोगे कि तो देखो, क्योंकि इसमें क्या है, अपन को ऐसे लिखा है हेतु शुड बी प्रेजेंट, है ना, इन पक्ष, ऐसे लिखना है ना अपन को। पक्षधर्मिता का मतलब ये हुआ ना, मतलब सॉरी, Yes, पहला जो आर्गुमेंट होगा आपका ये होगा ना। yes sir. अब इसमें अपन पक्षधर्मिता जब बोलते हैं ना कालिंद, तो पक्षधर्मिता का मतलब ये होता है कि हेतु का धर्म है कि वो पक्ष में रहे। तो अपन इस पूरी लाइन को एक वर्ड के अंदर बोल सकते हैं पक्षधर्मिता, है ना, ब्रैकेट में। Okay sir. तो धर्म है हेतु का, पर पक्ष लिख दोगे तो पक्ष कुछ समझ में नहीं आ रहा। पक्ष तो क्या है, एक वर्ड है माइनर टर्म के लिए। तो आपको इसको पक्ष धर्मिता लिखना चाहिए, सपक्ष धर्मिता, इस तरह से। Okay तो sir. पक्ष इज नॉट द आर्ग्यूमेंट, अविरुद्ध इज द आर्ग्यूमेंट। ऐसा प्रतिपक्ष से आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, इसी तरह से पक्ष धर्मिता से आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, पक्ष से नहीं आ रहा है। Okay sir. Okay sir.
ठीक है, तो दिस शुड बी किस तरह। तो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट? अंचला को समझ में आया? अंचला? हाँ जी सर, समझ आया। और किसी को भी डाउट हो तो पूछो। बिलाल को समझ में आ गया? बिलाल? चलो, तो अब ये समझते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में आप इंट्रोडक्शन आपको बनाना पड़ेगा खुद को उस वक्त। ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखकर, अगर वैसा इंट्रोडक्शन लिखते ना तब अच्छा होता कि हेतु शास्त्र इसको बोला जाता है, इसके अंदर हेतु को अच्छे डिस्कस करा है, वैलिड एज वेल एज इनवैलिड हेतु को डिस्कस करा है, वैलिड के लिए फॉलोइंग आर्गुमेंट्स दिए। अब आप आर्गुमेंट लिखना स्टार्ट करें, और हर आर्गुमेंट के साथ अगर तुम एग्जाम्पल नहीं लिखोगे ना इसमें, तो फिर आपको दिक्कत होगी। हर आर्गुमेंट के साथ इसके अंदर एग्जाम्पल लिखना चाहिए। जैसे पक्षधर्मिता कैसे लिखोगे, जो फायर, जो स्मोक है उसको फायर के अंदर, वो हिल के पास ही होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वो पक्ष, अदरवाइज हेतु जो होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। इस तरह से आपको इसके अंदर लिखना होगा। राइट, अब जो सेकंड क्वेश्चन है, परसेप्ट विदाउट कंसेप्ट्स आर ब्लाइंड एंड कंसेप्ट विदाउट परसेप्ट आर एम्पटी। हाँ, कोई बोला कहे कशा? सर इसके कंक्लूजन में एक मतलब एक इनोवेटिव वे में लिख सकते हैं कि हेतु इसमें परफेक्ट रिलेशनशिप का भी मैसेज देता है। सर ऐसा कर सकते हैं, एक इनोवेशन कर सकते हैं कि एक प्योर और परफेक्ट रिलेशनशिप का भी मैसेज मिलता है इससे। हाँ, सोसाइटी को अंदर एक मैसेज देते हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे, लिख यस सकते हैं। सर, ठीक ये है, चीज मैंने ये लिखी एक्चुअली थी। फिलोसफर ने बताया। ठीक है, एक फिलोसफर जो है ना, उन्होंने कमेंट करा था ये चीज कि ये न्याय फिलोसफी जो है ना, वो हमको क्या है, रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है कि सोसाइटी के अंदर कैसा रिलेशन होना चाहिए, कौन सा रिलेशन वैलिड रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। इस तरह से सोशल मैसेज, ये बहुत अच्छा एंडिंग होगा अगर आप इस तरह से कर लेंगे। क्या कर, जैसे आपको क्लास में सर डिस्कस करा बस। हाँ, क्या? सर मैंने आंसर में लास्ट लाइन में लिख दिया था। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा है कि ये आपने लिखा हो, है ना। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा हमको इसके अंदर सोचना पड़ सकता है। देखो, जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ना, कि उसमें हमको इंट्रोडक्शन में बड़े कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो आप सोचा करो कि कैसा इनोवेटिव इंट्रोडक्शन लिखें कि जिससे कि अपना इंट्रोडक्शन भी लगे वो, और एक दो बातें और हम बता दें। अब हमको ये सबको पता था कि हेतु शास्त्र होता है उसके अंदर, आप उसको लिख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज परसेप्ट विदाउट कंसेप्ट्स आर ब्लाइंड एंड कंसेप्ट विदाउट परसेप्ट्स आर एम्पैथी। कौन इसको एक्सप्लेन करेगा, क्या है ये क्वेश्चन? काली ने तो पूरा गलत लिखा है इसको, कालीन ने बिल्कुल गलत लिखा है इस क्वेश्चन। कौन एक्सप्लेन करेगा? भारती एक्सप्लेन करना चाहेंगी? भारती, सेकंड क्वेश्चन। बस ये ट्राई बता दो, करती थोड़ा हूँ सा सर। आइडिया दीजिए। हाँ, बस आपको देखो भारती, थोड़ा सा आइडिया देना है कि सर मैं ये सोच रही हूँ इस क्वेश्चन का, बस मैं समझ जाऊंगा। सर अगर हम किसी भी चीज को परसेप्ट करें तो उसमें थोड़ा सा एक रैशनलाइजेशन जरूरी होता है। सिर्फ हम देख कर किसी चीज को हम अच्छे से या फिर सही तरीके से हम उनको नहीं बता पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। न्याय का न्याय की फिलोसफी से कैसे रिलेट करोगे? रेफरेंस विद द न्याय फिलोसफी। सर क्योंकि सर रैशनलाइजेशन उसमें जरूरी है ना परसेप्शन के बाद। तरीके से। ठीक बोल रहे हो तुम, ठीक बोल रहे हो। अच्छा, कहकशा बताना चाहेंगे इसको कुछ? कहकशा, परसेप्ट विदाउट कंसेप्ट। सर इसमें मैंने वो रैशनलिज्म वाला लगाया था कि मतलब परसेप्शन के साथ भी रैशनलिज्म लगाएंगे, तो सर ये चीज मैंने बोली थी। किसी ने ये श्लोक लिखा इसके अंदर, इंद्रिया सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश अव्यभिचारी व्यवसात्मक प्रत्यक्ष, बच्चे ने लिखा है। तो इसमें देखो, और किसी ने लिखा? अच्छा, किसी को याद किस किस को है बताओ? सर याद है सर, लेकिन लिखा नहीं सर, कहीं भी किसी ये आंसर में नहीं लिखा। ये सबसे बड़ी खूबी है ना, याद है पर लिखा नहीं। इंडिया सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम, इतना बड़ा श्लोक भी याद करा है आपने, और जब टाइम समय आया तब आपने लिखा नहीं इसको। सर एक तो वर्ड लिमिट भी देखनी होती है सर, तो उसमें क्या क्या मैनेज करना पड़ता है सर, अभी उसी में फंसे एक्चुअली मैं तो। अच्छा, उसमें ही फंसे हैं क्या आप? तो इसमें आपने क्या लिख दिया सर? वर्ड लिमिट कहाँ से क्रॉस हो गई आपकी? सर मेरी वर्ड लिमिट हमेशा क्रॉस होती है सर। ज्यादा ही कंटेंट आ गया है इनके पास, अंशला के पास है। देखते हैं कहाँ, तुमने तो बहुत छोटा आंसर लिखा है इसका तो अंशला, ये 1 पेज के अंदर ही खत्म कर दिया है, 1 पेज एंड 1 लाइन। सर एक्चुअली मुझे आपसे डिस्कशन करना था सर, न्याय के कुछ क्वेश्चंस ऐसे है ना सर, जिसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इंट्रोडक्शन क्या लिखूं और कंक्लूजन क्या लिखूं सर। जैसे अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था सर, उसपे 7 हेतु पूछा,
तो सर उसका इंट्रोडक्शन में क्या दूं? मैंने बहुत सोचा है इस बारे में एक्चुअली, और कंक्लूजन तो कुछ भी समझ में नहीं आया है सर। अब समझ में आ गया? हाँ जी सर। तो ऐसे ही समझ में आता है। देखो कुछ ऐसा होता है कि जो अपन को नहीं समझ में आता, तो वो डिस्कशन क्लास का मतलब यही है जिसमें अपन समझ सकते हैं। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट चीज आएंगी, क्योंकि न्याय ने सब कुछ इतना डायरेक्ट बताया है, ठीक है, सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेनेशन करा है। अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा ना, तो फिर वो न्याय और मीमांसा इससे कंपेयर करके ये चीजें आएंगी कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर, या फिर न्याय और आचार्य शंकर इनसे कंपेयर करके आएगा। तो ये तो क्योंकि न्याय का अपन ने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है, इसमें पता है सबसे हार्ड क्वेश्चन कौन सा लगा सबको? एनीबॉडी इन द क्लास? सबसे हार्ड अंचला कौन सा लगा सबसे हार्ड क्वेश्चन? सर जो सेकंड वाला क्वेश्चन था सर, मुझे एक्चुअली लग रहा था कि मैं उसको चारवाका से थोड़ा कंपेयर करूं, लेकिन फिर सर वो ठीक नहीं लगा, मतलब करूं या ना करूं, सर थोड़ा कंफ्यूजन था उसमें, क्योंकि फिर वो वर्ड लिमिट क्रॉस होगी, फिर वो टाइम भी उस पर ज्यादा जाएगा, तो फिर सर मैंने इसलिए आंसर बहुत तो शॉर्ट मुझे में समझ लिखा गया उसको। इसका। जैसे आपने जो करा है ना, आप क्वेश्चन तो समझ गए थे कि परसेप्शन हाँ के। सर। कालीन का क्या दिक्कत हो? कालीन क्वेश्चन ही नहीं समझे वाला। आपने इंडिटरमिनेट परसेप्शन डिफरेंट, चलिए डिस्कस करते हैं। परसेप्ट विदाउट कॉन्सेप्ट्स आर ब्लाइंड एंड कॉन्सेप्ट विदाउट परसेप्ट्स आर एम्पैथी। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना सबसे परफेक्ट। इसको मैंने डिस्कस में नहीं दिया, इसको सिर्फ एक्सप्लेन विद द न्याय फिलॉसफी बोला है। न्याय ये अगर जिस दिन तुम कांट पढ़ लोगे ना, इसके अंदर एक्सप्लेन हटा के डिस्कस में एक्सप्लेन करना होगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि फिर इसके अंदर कांट भी डाल सकते हो आप, बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, ठीक है, मीमांसा भी डाल सकते हैं मैंने इसके अंदर। तो ये से बोलते हैं कि परसेप्ट विदाउट कॉन्सेप्ट, कि देखो इसके अंदर बाय दिस सेंटेंस न्याय फिलॉसफी प्रेजेंट अ वाइटर व्यू ऑफ परसेप्शन, इस तरह का आपको लिखना होगा स्टार्टिंग कि बाय दिस सेंटेंस न्याय फिलॉसफी प्रेजेंट अ वाइटर व्यू ऑफ परसेप्शन इन विच न्याय फिलॉसफी स्टेटेड दैट परसेप्शन जब भी हम करें तो उसके अंदर रेशनैलिटी कंपोनेंट शुड बी देयर इन द परसेप्शन, ठीक है। mere perception या फिर ऐसा in which Jaya philosophy says the mere perception will not give you the absolute knowledge, element of rationality should also be included, simple अंचला, ये समझे ओके सर। है ना? आप हाँ देखो सर। इसके अंदर है ना, आपने जैसे आपने अंचला के बारे में बात कर रहे हैं कि आपने इनडिटरमिनेट परसेप्शन डिटरमिनेट परसेप्शन ऊपर ही लिख दिया है, ठीक है, तो दैट इज आल्सो एन अप्रोच, ठीक है, बट उसको एक्सप्लेन इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझाया और फिर आप बोलेंगे कि बस इसके अंदर आप एक लाइन और लिख सकते हैं कि न्याय फिलॉसफी ने इसी चीज को समझाया है डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट परसेप्शन से, ठीक है, टू स्टेजेस ऑफ परसेप्शन कंसीडर करिए, दैट इज डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट। बस ये इंट्रोडक्शन हो गया। सोच कर देखो कितना इजी इंट्रोडक्शन अपन लिख सकते हैं इसके अंदर, है ना? फिर आप बता देंगे कैसे डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट परसेप्शन के अंदर, जो कि इनडिटरमिनेट परसेप्शन क्या होता है, बेयर परसेप्शन, ठीक है, जिसके अंदर आपने क्या करा, इनडिटरमिनेट परसेप्शन के अंदर बेयर परसेप्शन है, इसके अंदर आप एसिमुलेशन नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, जिसके अंदर आप एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये बेयर परसेप्शन है विदाउट एनी करेक्टराइजेशन। इस परसेप्शन को उन्होंने नहीं माना। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि चारवाका का गलती जो था, या फिर लास्ट के अंदर, या फिर यहाँ पे भी कंपेयर कर सकते, चारवाका का गलती ये था कि उन्होंने क्या करा, इनडिटरमिनेट परसेप्शन को भी फाइनल नॉलेज, इनडिटरमिनेट परसेप्शन को ही फाइनल नॉलेज मान लिया और उसने उसकी रेशनलिटी को इंक्लूड नहीं करा, वाइल इन्होंने डिटरमिनेट नॉलेज को, ऐसा डिटरमिनेट नॉलेज को इन्होंने फाइनल नॉलेज माना, जिसके अंदर आप श्लोक भी लिख सकते हैं इसके अंदर, बिल्कुल स्पेस बिल्कुल वैलिड है, आपका एक ही पेज भरा है, आप श्लोक भी लिख सकते थे इसके अंदर, बहुत अच्छा इंपैक्ट देता आंसर को, ठीक ओके है। सर। सर मुझे एक्सप्लेन में मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट? कंपैरिजन कर सकते हैं, पर तभी कंपैरिजन करें जब आप पूरा न्याय फिलॉसफी को एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है, कि आपने ऐसा नहीं कि न्याय फिलॉसफी को ओके आप सर। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आपने डिस्कस डिस्कस में तो देखो क्या होता है कि कंसेप्ट को आप, जैसे न्याय फिलॉसफी कंसेप्ट है, तो हो सकता है कि आप इसको 20% ही लिखें, बाकी बहुत सारी चीजें लिख दें ना। एक्सप्लेन में होता है कि न्याय के कंसेप्ट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और उसके एक्सप्लेनेशन में अगर आप किसी और की हेल्प ले रहे हैं जिससे कि उसका एक्सप्लेनेशन बढ़ेगा। अब देखो इसमें आपके अपने हेल्प ली चारवाक के परसेप्शन की, उससे इसका एक्सप्लेनेशन और ज्यादा समझ में आ गया, और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हम, ओके सर। समझ रहे? तो एक्सप्लेनेशन के अंदर आप किसी की हेल्प लेके, जैसे मैं जी आपको सर। कुछ मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे आपने कहा कि सर इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखो अंचला इसके अंदर है ना, ये परसेप्शन उन्होंने मेयर परसेप्शन नहीं मान रहा, और आपने चार वाक पढ़ा है, चार वाक में तो मेयर परसेप्शन मान लिया था, इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन करके मैं जल्दी से वापस न्याय फिलोसफी पे आ गया, समझ रहे? डिस्कस में क्या होता है, बातचीत हो जाएगी, मैं बोलूंगा तुम बोलोगे, फिर मैं बोलूंगा फिर तुम बोलोगे, वो बातचीत वाला सीन हो जाएगा डिस्कस के अंदर अंचला। सर ओके सर, इसमें जो समझा। इंट्रोडक्शन था सेकंड वाले में, हम्म।
सर इज माय वॉइस ऑडिबल? हाँ हाँ ऑडिबल है, बोलिए। हाँ सर, ये जो इंट्रोडक्शन था तो मतलब मेरे को इंस्टेंट तो ऐसा कुछ आया नहीं था दिमाग में, तो ये जो लाइन थी ना मैंने एग्जैक्ट लिख दी थी, परसेप्ट विदाउट कंसेप्ट आर ब्लाइंड, और ये वाला, और फिर आखिर में एक लाइन लिख दी दिस गलतियां मत स्टेटमेंट, करना, जो क्वेश्चन को रिपीट करने फिर की। उसमें नीचे, हम्म, फिर उसी को नीचे लिख दिया दिस स्टेटमेंट कैन बी जस्टिफाइड बाय नए कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन। नहीं अबोव स्टेटमेंट लिख दो, ये गलती मतलब मत करो, तुमने 2 लाइनें वेस्ट कर दी नहीं तुम्हारे। मतलब दिया सर, सर एक बार तो यूज करना पड़ेगा ना उसको, कहीं ना कहीं उस सेंटेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको। नहीं क्यों करना पड़ेगा, क्वेश्चन में दे रखा है ना, इन दिस सेंटेंस लिख के कर दो ना क्वेश्चन को। आपके पास कोई इतना उन्होंने पेपर दे रखा है क्या तुम लोगों को? उनकी गलती है ना, उन्होंने पेपर दे रखा होता हम 3 बार लिख देते क्वेश्चन को। पेपर नहीं दे रखा तुम्हें, सिर्फ तुम्हें ए 1.5 पेज इतना तुम्हें लिखना है। अब इसके अंदर तुम क्वेश्चन भी वापस उतार दो, क्वेश्चन उतारने का मतलब क्या है बताओ पवन, क्वेश्चन ही नहीं सर, लिखना वो होता है। पर्टिकुलर लाइन सिर्फ मतलब जो इम्पोर्टेंट था। नहीं ऐसा नहीं लिखना होता है। इन द अबोव क्वेश्चन, इन द अबोव हाँ सर। स्टेटमेंट, न्याय फिलोसफी, इस तरह से आपको लिखना होता है। इवन एक लाइन का भी होता है ना, उसको रिपीटेशन मान लिया जाता है, और आपको पता है फैलेसी ऑफ रिपीटेशन इज देयर इन द फिलोसफी। किसी भी सब्जेक्ट में रिपीटेशन अच्छा नहीं लगता। हाँ, जब उसने देख रहा है, उसको क्वेश्चन देख ओके रहा है, सर। उसके बाद ऐसा थोड़ा ना कि क्वेश्चन पेपर छीन ले उससे, उसके पास क्वेश्चन पेपर है, उसके आपकी कॉपी के ऊपर भी क्वेश्चन लिख रखा है, हिंदी में भी लिख रखा है, इंग्लिश में, वापस रिपीट करने। कालिन वांट टू से समथिंग, कालिन। सर मैंने तो बिल्कुल ही गलत समझ लिया था इसको, तो हाँ तुम्हारा देखा ना मैंने। कंपैरिजन से ले लिया था मैंने। सर मुझे तुम पूछना है कि परसेप्ट, हाँ, हाँ तो परसेप्ट विदाउट कंसेप्ट, सर ये तो इंडिटरमिनेट परसेप्शन को बता रहे हैं ना। परसेप्ट एंड विदाउट कंसेप्ट जो होगा वो इंडिटरमिनेट। हाँ, एंड सर फिर कंसेप्ट विदाउट परसेप्ट ये भी इंडिटरमिनेट को ही बता रहा है। आपने कंसेप्ट यूज करा, आपने परसेप्ट नहीं करा गया है, ठीक है। ये इंडिटरमिनेट परसेप्शन नहीं है, ये एक तरह से आधा अधूरा आपका ज्ञान है रेशनलिज्म वाला। जो रेशनलिज्म वाला आधा अधूरा ज्ञान है वो है इसके अंदर, ये है। थोड़ा तो ये एक्सप्लेन करेंगे एक परसेप्शन की बार ये वाला। रिक्वायरमेंट है ही, सिर्फ तुम सोच कर चीजों को नहीं होगा, उसको देखोगे तब जाकर तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। ये इसके अंदर दे रखा है कालिन। सर मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टिमनी अगर लेते हैं, किसी टेस्टिमनी को सर एक रैशनल नॉलेज मानते हैं ना, किसी और की नॉलेज है सर, फिर उसको कह रहे हैं कि उसको भी कंफर्म करो देख के, अगर आप किसी की टेस्टिमनी भी अगर आप मान रहे हो। नहीं तुम टेस्ट में जो ले रहे हो ना, वो परसेप्शन से ही ले रहे हो। सुन रहे हो तो क्या है, सुनना क्या है, सेंस। परसेप्शन। यस सर। देखना क्या है, परसेप्शन। यस सर, यस सर। अथेंटिक पर्सन है तो उसको फाइनली मान लिया, इतना अथेंटिक है पर्सन कि तुमने उसको फाइनली मान लिया, ये इसके अंदर होता है, ठीक है। ओके अब सर। इसका जो वो होता है ना, इसका जैसे जो कंक्लूजन होता, वो न्याय फिलोसफी का, इसका कंक्लूजन होता कांट से, ठीक है। इसमें ऐसा आप लिखते हैं कि रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म जो थॉट है वेस्टर्न फिलोसफी, उसको भी सिंथेसाइज करा था कांट ने इसी तरह की फिलोसफी को, और इस तरह से ये जो फिलोसफी है वो होलिस्टिक फिलोसफी हो जाती है। अभी आप क्या लिख सकते थे इसके अंदर, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि न्याय ने होलिस्टिक नॉलेज की तरफ गई न्याय, ठीक है। मियर जो है परसेप्शन को नहीं मान के होलिस्टिक नॉलेज की तरफ गई, जिससे कि इनकी जो कंसेप्ट है, ठीक है, परसेप्शन का कंसेप्ट है वो इनके अंदर कंप्लीट नॉलेज इज प्रोवाइडेड बाय द सोर्स ऑफ परसेप्शन। इस तरह से आपको उसके अंदर कुछ लिखना था। दैट्स हाउ सर द सर इसमें मैंने इसके कंक्लूजन में सर मैंने चारवाक लिख दिया इसको कंपेयर करके। वैसे भी कर सकते थे, या पहले ऊपर 4 वाक्य लिख सकते थे आप। देखो जो 4 वाक्य लिखोगे ना, वो सिर्फ एक एग्जांपल देकर आपको करना है, ठीक है। आपको कंक्लूड करेंगे 4 वाक्य को क्रिटिसाइज करते हुए कंक्लूड कर सकते हैं आप, बट ऊपर जैसे आपने इनडिटरमिनेट परसेप्शन लगाया, दिस इज योर चॉइस है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर, दोनों दोनों ठीक माने जाएंगे। इनडिटरमिनेट परसेप्शन के टाइम आपने क्रिटिसाइज कर दिया जब उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, या फिर कंक्लूजन के अंदर कांट को लाना इसलिए जरूरी हो जाता है कहकशा, क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर आपने देखा होगा, अपन जब पढ़ रहे हैं तो एक बच्चा रेशनलिज्म से चिपका रहता है, एक एम्पिरिसिज्म से चिपका रहता है। उन दोनों को छुड़ाकर कांट आए, बोले रेशनलिज्म प्लस एम्पिरिसिज्म करो। इसलिए जो ये थॉट है ना, बिल्कुल का बिल्कुल कांट के अंदर, और ये सेंटेंस जो है वो कांट के ही सेंटेंस है, परसेप्ट विदाउट कॉन्सेप्ट, ये जो सेंटेंस है, राइट। तो इसलिए कांट को लाना जरूरी हो जाएगा कंक्लूजन के लिए, समझे क्या क्वेश्चन। वैसे आपको ये पता नहीं सर था उस तो टाइम पे पढ़ा नहीं था इस टाइम, इसलिए हाँ आई नो ऐसे दैट, अचानक से। आपने पढ़ा नहीं है तो दैट इज वेरी वेरी ओके। कालिन वांट टू से समथिंग, कालिन। और भी पूछिए, सर बेलाल आपको समझ में आ रहा है, बेलाल कोई डाउट है? बेलाल चारोनी का लक्ष्य
लक्ष्य समझ में आ रहा है आपको? देखो कोई भी डाउट हो ना आप लोगों को पूछना है। ये डिस्कशन क्लास इसलिए रखी क्योंकि इसमें ज्यादा लेट हो जाते डिस्कशन क्लास में तो दिक्कत होता। यस सर। और आपको क्या है कि इसमें एक चीज होता है कि आपको ये समझ में भी आ जाता है, मतलब वापस से रिवीजन हो रहा होगा, आपका दिमाग वापस से चलने लग गया है। ठीक है, चलो। एक्सप्लेन हाउ न्याय सिलोगिज्म इज बेटर देन एरिस्टोटेलियन सिलोगिज्म। हाँ हाँ कालिंद बोलिए। सर मैं पूछ रहा था कि सर इसके अंदर केवल परसेप्शन वाला ही आएगा क्या सर? कंपैरिजन या कुछ और नहीं आ सकता इसके अंदर? क्योंकि सर कंपैरिजन में सर, क्योंकि ये ऐसे बोलते हैं ना कि कंपैरिजन में केवल परसेप्शन नहीं, मतलब सिमिलर नॉलेज भी चाहिए होती है फॉर कंपैरिजन। परसेप्शन प्लस सिमिलर नॉलेज। सर जैसे कोई और पार्ट नहीं आएगा इसमें केवल परसेप्शन के अलावा न्याय का? कंसेप्ट वाला कहाँ पॉइंट आ रहा है? परसेप्ट और कंसेप्ट कहाँ यूज हो रहे हैं? रेशनैलिटी प्लस परसेप्शन कहाँ यूज हो रही है? क्योंकि सर टेस्टिमनी नॉलेज में इज रैशनैलिटी ना सर, नॉलेज तो रैशनैलिटी हुई ना। नहीं नहीं वैसे नहीं देखना है आपको। रेशनैलिटी का मतलब क्या है? जब आप अपना दिमाग यूज कर रहे हैं किसी टेस्टिमनी में, कहाँ रेशनैलिटी यूज कर रहे हैं आप ये बताओ? टेस्टिमनी में तो जो बोल रहा है वो आप अंधे भक्त की तरह सुन रहे हैं, ऑथेंटिक पर्सन है, समझ रहे हैं? ठीक है सर। और सर एक चीज और, जैसे आप सर बोल रहे हैं कि कांट को लेते हुए कंक्लूजन करना है, तो सर जैसे ऐसे कहते हैं ना कि वेस्टर्न फिलोसफी को ज्यादा अच्छा नहीं दिखाना होता इंडियन फिलोसफी से, तो तो अच्छा सर कहाँ दिखा रहे हैं? बराबर दिखा रहे हैं ना दोनों को। इसके अंदर तो वो आ जाएगा ना कि हाँ भाई इसमें कांट ने अच्छे से पूरा इसको किया है। तो वो तो करा ही, उसको उसको आप डिनाई नहीं कर सकते ना। जो चीज है वो तो आप डिनाई नहीं कर सकते। कांट जो है वो फिलोसफर है, इनके ही सेंटेंस है, जब उसका ही सेंटेंस है आप न्याय की रेस्पेक्ट में बता रहे हैं तो उसको तो लाना ही पड़ेगा ना जिसने कहा है। ओके सर। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कर ही नहीं सकते, करे तो फिर मार दिए जाओगे, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट ऐसा है कि कहीं पे भी, क्योंकि हमारे लॉजिक्स, आपने अगर वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ा है, कौन कौन बच्चा इसको मानता है कि वेस्टर्न फिलोसफी के लॉजिक इंडियन फिलोसफी से अच्छे हैं? प्लीज रेज योर हैंड, एनीबॉडी इन द क्लास। क्या कशा क्या कहेंगे आप इस सेंटेंस के बारे में? सर बिल्कुल अच्छे नहीं है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। है ना? तो मतलब वो उनका कोई कंसेप्ट है नहीं, तो ऑब्वियसली इंडियन फिलोसफी इज बेटर। ठीक है, कहाँ कहाँ बेटर है देखिए, अगला क्वेश्चन ही कंपैरिजन पे आ गया। एक्सप्लेन हाउ न्याय सिलोगिज्म इज बेटर देन द एरिस्टोटेलियन सिलोगिज्म। ठीक है, तो आप इसके अंदर कैसे लिखेंगे आंसर? एनीबॉडी इन द क्लास? क्या स्टार्ट कैसे करेंगे? अंचला बताइए, स्टार्ट कैसे करेंगे अंचला? हेलो सर। हाँ सही करा आपने स्टार्ट कि अंचला ने लिखा है एरिस्टोटेलियन सिलोगिज्म इज ओनली डिडक्टिव एंड फॉर्मल व्हाइल नायल सिलोगिज्म इज डिडक्टिव एंड इंडक्टिव एंड फॉर्मल मटेरियल। वेरी गुड इंट्रोडक्शन, यही आपको इंट्रोडक्शन, ये दो लाइनें इंट्रोडक्शन में लिखनी थी। ठीक है, तो देखो अंचला आपको लिखना आ रहा है नया फिलोसफी में इंट्रोडक्शन। अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या करेंगे? एक्सप्लेन आपने कैसे करा है कि अब देखो वापस तुम जैसे एक्सप्लेन करते हुए बॉडी पार्ट में तुम वापस लिख दिए वही लाइन, नया फिलोसफी राइटली रिगार्ड्स deduction and induction as inseparably and related as two aspects of the same process. The truth is now realized in the Western philosophy. Inference according to Nyaya is neither from particular sticker but inferences from the particular to universal logism. ठीक है, अच्छा लगा, नहीं ठीक लिखा है अपना आंसर। सर इस क्वेश्चन में कंक्लूजन में मैंने एक कंपैरिजन किया था, आई मीन एक क्रिटिसिज्म दिया है सर, तो सर वो सही है क्या सर? मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। देखो इस वाले थॉट का क्रिटिसिज्म ना करो तो बेटर रहेगा, बताता हूँ मैं इसको क्यों। एक सेकंड बस, मैं पढ़ रहा हूँ बस एक मिनट। ये लिखने का जरूरत नहीं था आपको इंट्रोडक्शन में कि हाँ, ये कंक्लूजन आपको थोड़ा सा बिगड़ गया। कंक्लूजन में इसने ऐसे लिखा है कि ऐसा लग रहा है, अंचला जी ने ऐसा लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि न्याय फिलोसफी ने जो है, ऐसा कमेंट आता है कि वेस्टर्न फिलोसफी से कॉपी करा है, जबकि न्याय फिलोसफी बहुत पहले हो गई थी। हमको ऐसा प्रूव नहीं करना है, हमें देखो इसका इंपॉर्टेंस बताना है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस। अच्छा, ये क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया पहले प्लीज लेट मी नो। देखो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमने पढ़ा था जैसे कि हमारा जो प्रपोजिशन ऑफ न्याय फिलोसफीज के अंदर अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर 5 प्रपोजिशन थी। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ठीक है, ये हमारे थे 5 सेंटेंसेस हमने यूज करे थे अपने इन्फेरेंस को बताने के लिए, प्रपोजिशंस ऑफ इन्फेरेंस। ठीक है, 5
प्रपोजिशंस हमने बताई, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। ये 5 चीजें हमने इसके अंदर बताई, जिसके अंदर अपने इसको बताया था प्रतिज्ञा क्या होती है, हेतु क्या होता है, उदाहरण। तो हमने देखा था यहाँ से इंडिविजुअल से यूनिवर्सल नॉलेज आ रहे हैं। उदाहरण के अंदर क्या होगा, स्मोकी थिंग्स आर फेयरी। ये सबको पता होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, किसको नहीं पता हो तो प्लीज लेट मी नो, है ना, वैसे पढ़ा हुआ है। फिर यहाँ से अपन फिर वापस से हिल एस्पायर इंडिविजुअल नॉलेज पे चले गए, ठीक है। इसको आपको एक्सप्लेन कर देते ना अगर लाइफ ऑफ बुद्धा से कंक्लूजन के अंदर, तो आपका आंसर अल्टीमेट हो जाता है, लाइफ ऑफ बुद्धा। देखो अंचला, ये जो आपने इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखा है ना, इंट्रोडक्शन आपने बहुत प्यारा लिखा है और आपने सारा एक्सप्लेन कर दिया बॉडी पार्ट में भी, आप मतलब क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब आती है बात कंक्लूजन की। फिलोसफी के अंदर कंक्लूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप कंक्लूजन में ऐसे कहते हैं कि नहीं हमने इससे कॉपी करा है, इससे, ये मत करो। कंक्लूजन में ये हो जाएगी कि इसने मेरा कॉपी करा है, मैंने इसका कॉपी करा है, ऐसा नहीं लिखकर हम इसका सिग्निफिकेंस बताएं तो ज्यादा बेटर रहता है। लाइफ ऑफ बुद्धा से हम उसका सिग्निफिकेंट बताते हैं कि देखो बुद्धा ने भी क्या करा, पहले इंडक्शन के थ्रू नॉलेज गेन करी, कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल नॉलेज लेके यूनिवर्सल नॉलेज लेकर आए। फिर उन्होंने क्या करा, इस यूनिवर्सल नॉलेज को हर इंडिविजुअल के अंदर बांटा, ठीक है। ऐसा हमारा सिस्टम चलता है इंडियन फिलोसफी का, इंडियन कल्चर भी यही कहता है। जबकि ये क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल नॉलेज को यूनिवर्सल में लेकर आ रहे हैं, बस खत्म। समझ? या फिर यूनिवर्सल नॉलेज जो है वो क्या है, यूनिवर्सल नॉलेज के थ्रू ये इंडिविजुअल नॉलेज की तरफ जा रहे हैं। हमारा सिस्टम कंप्लीट है। फिर आप इसको स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये भी आपको लिखना था, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। ये तो बॉडी पार्ट में लिखना था कि हम स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान दोनों को मानते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ अनुमान को मानते हैं, स्वार्थी लोग हैं। ये देखो परोपकार दिख गया यहाँ पे, ये वाइडर फॉर्म है। कालिंद वांट टू से समथिंग, कालिंद। तो मैंने सर कंक्लूजन के अंदर ये स्पेसिफिकली लिखा है कि नया सिलोगिज्म इज मच बेटर देन एरिस्टोटल। सर तो ये लाइन मतलब लिखना सही है ना, या फिर नहीं लिखना चाहिए अभी? मच बेटर तो है ही, पर खूब इसलिए बताओ मैंने भी। सर रीजन मैंने लिखा है बाद में, उसमें आप कंक्लूजन एक बार देखेंगे तो। प्लेटो एरिस्टोटल वाली कॉपी आ गई। हाँ यार, देखो सबको है ना, सबकी कॉपी पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और जो कॉपी मैं सजेस्ट करूँ वो तो पढ़ ही लिया करो। Much better than Indian philosophy, religious pluralism, but term philosophy did not, and therefore there is a lot of problem in the Western philosophy. Hmm, तो इंडक्शन और डिडक्शन पे आप पहले ही लिख दिए होंगे शायद, लिखेंगे कहीं पे इंडक्शन और डिडक्शन, हाँ सर लिखा है, तो वापस से क्यों लिख मतलब रहे डायरेक्टली लिखा मैंने इंडक्शन डिडक्शन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल यूनिवर्सल लिखा है, डायरेक्टली इंडक्शन इंडक्शन यूज नहीं किया। इंडक्शन डिडक्शन आप डायरेक्टली इंट्रोडक्शन में लिखें और बाद में, क्योंकि कंक्लूजन जो होता है ना, कुछ इंपॉर्टेंस, कुछ सिग्निफिकेंस, कुछ अच्छी बातें, इसके ऊपर खत्म होना चाहिए। वाइडर फॉर्म तो आप लिख ही सकते हैं कि वाइडर फॉर्म है, क्योंकि हमारा क्या है, हमने इस तरह से लिया है, हम स्वार्थ और परार्थ तो दोनों ले रहे हैं, जैसे लाइफ ऑफ बुद्धा का एग्जांपल देकर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ सर ये स्वार्थ है परार्थ सर बॉडी पार्ट में लिखा था मैंने। हाँ वो तो लिखना है। अब जैसे उसको फिर लास्ट के अंदर क्या है, बुद्धा से कंपेयर कर दो, बुद्धा की लाइफ से, ना काम ही खत्म। ओके सर। इनको ये बताना है तुम लोग स्वार्थी हो, हम लोग देखो सब कुछ इस तरह से। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है इंडिटरमिनेट परसेप्शन डिस्कस। अब देखते हैं इसमें किसने क्या क्या लिखा है। इसमें ये बताओ कि इंडिटरमिनेट परसेप्शन के अंदर क्या क्या बताएगी, पहले क्या लिखा है आपने, डिस्कस के अंदर क्या मतलब समझे और क्या लिखा है इसमें, क्या क्या। सर मैंने इसको चावाक से ही कंपेयर किया यहाँ पे। किसी ने मीमांसा से कंपेयर करा है, किसी भी क्लास के में किसी के बच्चे ने मीमांसा से? तो कोई मेरे को बताएगा ये मीमांसा से कैसे कंपेयर होगा, और ये मीमांसा से ही कंपेयर होने वाला था, ये जो चीज थी ये मीमांसा से ही कंपेयर होने वाली थी, क्यों, कैसे बताओ, क्या बोला था मीमांसा ने?
सर मीमांसा ये मानता था कि जो नॉलेज है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फिर वो पर्सन और फिर नहीं माइंड कुछ ऐसा, वो 3 स्टेजेस थी जो नहीं ट्रिपल। वो अलग बोल रहे हो तुम, वो तो अलग चीज है। परसेप्शन के बारे में ये क्या बोला था, मैंने आपको बताया था परसेप्शन के बारे में उन्होंने बोला था, इन्होंने इनडिटर्मिनेट परसेप्शन को भी माना था। इन्होंने बोला इनडिटर्मिनेट परसेप्शन कोई स्टेज नहीं है, दिस इज आल्सो कैन बी आल्सो फाइनल परसेप्शन। जैसे चाइल्ड का परसेप्शन क्या है, चाइल्ड का परसेप्शन डिटर्मिनेट मानोगे या इनडिटर्मिनेट मानोगे कालिद? सर दोनों मान सकते हैं। चाइल्ड कुछ देखता है तो उसके अंदर वो दिमाग नहीं लगा पाता ना, क्योंकि उसको कंसेप्ट ही नहीं पता उस चीज का। तो जैसे चाइल्ड हाँ सर। चाइल्ड ने कुछ देखा तो उसको इनडिटर्मिनेट परसेप्शन होता है ज्यादातर। जनरली चाइल्ड को क्या होता है, इंडिटर्मिनेट परसेप्शन होता है, इल्यूजनरी। वो देखकर सोचेगा कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, उसको गलत चीज समझ जाएगा, उसको खाने लग जाएगा। कुछ भी पढ़ा होगा तो जैसे उसको खाने लग गया हो तो उसको लगा खाने की चीज है, क्योंकि उसको देखकर यही पता चल रहा है, तो इनडिटर्मिनेट परसेप्शन है। तो ये ऐसे बोलते हैं, मीमांसा फिलॉसफी ऐसे बोलते हैं कि मीमांसा फिलॉसफी बोलते हैं कि परसेप्शन के अंदर इनडिटर्मिनेट। देखो मीमांसा न्याय जब भी आएगा ना डिस्कस के अंदर, तो देख लेना कहीं ना कहीं मीमांसा कॉन्सेप्ट रट रहा होगा। क्वेश्चन ऐसे आता है, ये आपको ट्रिक बताएं, न्याय के अंदर डिस्कस वाला हो तो आपको मीमांसा लिखना होगा कहीं ना कहीं, अगर मतलब क्वेश्चन मीमांसा से रिलेटेड है तो। ठीक है, और जनरली रिलेटेड होता है क्योंकि न्याय को क्रिटिसाइज करा है मीमांसा ने। न्याय और न्याय वर्सेस मीमांसा बहुत देखेंगे अपनी फिलॉसफी के अंदर। तो मीमांसा से बोलता है इंडिटर्मिनेट स्टेज को भी अपन को क्या मानना चाहिए, इंडिटर्मिनेट स्टेज ऑफ परसेप्शन इज आल्सो अ परसेप्शन। ये इसके अंदर मीमांसा के अंदर लिखना था। किसने लिखा मीमांसा का, कोई भी क्लास के अंदर कोई बच्चा है? देखो इसके अंदर क्या करना था, इस इंडिटर्मिनेट परसेप्शन का के अंदर ये लिखना था कि इंडिटर्मिनेट परसेप्शन का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, न्याय फिलॉसफी ने दिया था। बिकॉज न्याय फिलॉसफी बिलीव्स दैट कि परसेप्शन के लिए कंसेप्ट होना भी जरूरी है, परसेप्शन के लिए रेशनैलिटी होना भी जरूरी है। mere perception will becomes only first stage of perception, that is indeterminate perception। फिर आप नेक्स्ट लाइन पे एक्सप्लेन कर रहे थे इंडिटरमिनेट परसेप्शन क्या होता है। इंडिटरमिनेट परसेप्शन इज ओनली द बेयर नॉलेज इन विल वी कैन नॉट कैरेक्टराइज, वी कैन नॉट कैरेक्टराइजेशन, वी कैन नॉट डू द कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एनालिसिस जिसके अंदर हम नहीं कर पाते, हम जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम इंडिटरमिनेट परसेप्शन बोलते हैं। ये आपको इसके अंदर बताना, इस चीज को हम इंडिटरमिनेट परसेप्शन बोलते हैं। और फिर आपको लेकर आ रहा था जैसे कि आप मीमांसा का लेंगे, मीमांसा जो है इसको बोलते हैं कि दिस इज नॉट द, दिस कैन बी ए फाइनल परसेप्शन आल्सो। इसके अंदर भी आप वो वाला सेंटेंस लिख देते हैं, इंदिरा सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश अव्यभिचारी, वो वाला सेंटेंस इसके अंदर भी लिख सकते थे और उसको एक्सप्लेन कर सकते थे कि देखो डिटरमिनेट नॉलेज से फाइनल नॉलेज आएगी। यहाँ तक जब आप एक पैराग्राफ न्याय का बना रहे थे जिसके अंदर डिटरमिनेट नॉलेज और इनडिटरमिनेट नॉलेज को एक तरह से आपने कंपेयर करके बता दिया कि इनडिटरमिनेट नॉलेज इज फर्स्ट स्टेज, दैट इज नॉट द फाइनल परसेप्शन। अब आप नीचे करते मीमांसा ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट इनडिटरमिनेट नॉलेज जो होता है वो क्या है, वो भी एक फाइनल परसेप्शन हो सकता है। बिकॉज इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि चाइल्ड का परसेप्शन इज नोन एज व्हाट इज ऑलवेज इनडिटरमिनेट। इसी तरह से क्या होता है, इस तरह से एनिमल का परसेप्शन जो है वो भी इंडिटरमिनेट ही होता है। तो इसके अंदर भी कुछ नॉलेज आती है, इस नॉलेज को हम इल्यूजनरी नहीं बोल सकते। ठीक है, ये जैसे सब्जेक्टिवली देखे तो चाइल्ड के लिए तो वो खाने की चीज ही है, उसको तो 100% ऐसा लग रहा है खाने, वो इल्यूजनरी नहीं है। ये इस तरह से, और इसी चीज को एरिस्टोटल आगे जाके सेंसम और परसेप्शन से इसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं, राइट। तो वो तो अपन उसके अंदर पढ़ लेंगे जो उसके परसेप्शन का थॉट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऐसा आपको इस क्वेश्चन को करना था, डिस्कस फॉर्म के अंदर ये सब चीजें आपको बताना था। ठीक है, फिर आपको लास्ट के अंदर न्याय फिलॉसफी को ही एक्सप्लेन करना होगा कि नहीं, न्याय फिलॉसफी का जो था वो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट था और ये कांट भी इस तरह से फिलॉसफी के अंदर बोल के गए, इस तरह का चीज। तो इनडिटरमिनेट परसेप्शन भी वही चीज था, पर इसमें मीमांसा थॉट नहीं आएगा तो सीधे सीधे आपके आधे मार्क्स जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन ही ये पूछा गया है, इसीलिए पूछा गया है कि आप मीमांसा को यहाँ पर लेकर आए। और आपने सबने जो भी अटेम्प्ट करा है, ठीक है, मुझे पता था इस क्वेश्चन के अंदर ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन था इसके अंदर, इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर ये वाला टिपिकल था। क्योंकि यहाँ पर अगर आप मीमांसा नहीं लिखते हैं और आप इधर उधर की बातें, मतलब इधर उधर की बातें नहीं, न्याय फिलॉसफी को एक्सप्लेन कर देते हैं और इसको अंदर थोड़ा चार भाग भी लिख देते हैं, तो भी आपको आधे ही मार्क्स मिलेंगे, आधे से स्टार्ट होगा। दिस इज अबाउट दिस पेपर। एनी डाउट इन दिस वन, इन दिस पेपर प्लीज लेट मी नो।
Any kind of doubt you are having? सर जैसे इसका इंट्रोडक्शन लिखा था इंडिटरमिनेट परसेप्शन वाले का, तो बस सिंपली मैंने तो ये बताया था कि नया फिलोसॉफी एक्सप्लेन दैट परसेप्शन टेक्स प्लेस इन टू डिफरेंट स्टेटेज, वन इज डिटरमिनेट एंड सेकंड इज इनडिटरमिनेट, और उसके बाद फिर बॉडी पार्ट में एक्सप्लेन किया था इसको। बट ये चीज भी बॉडी पार्ट में लिखनी थी ना, अभी जैसे मैंने आपको बताया वैसे इंट्रोडक्शन लिखते तो ज्यादा बेटर हो जाता। ये सब चीजें इंट्रोडक्शन मींस इंट्रोडक्शन में आपको अपने पत्ते नहीं खोलने होते हैं, मतलब पत्ते ऐसे खोलो कि बस उसको क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाए, हाँ बच्चे ने लिखा है होगा, आगे चल के ये सब चीजें हमको मिल जाए, इस तरह से होता है। ठीक है सर एक बार उसका इंट्रो पार्ट एक बार बता देंगे कैसे वापस कैसे लिखना है? इंट्रो पार्ट क्या कोई बताएगा मेरे को? इंट्रो पार्ट क्या कैसे बताएंगे? किसी ने मैंने बोला हो तो किसी ने लिख दिया हो तो बोल के क्या कैसे बताएंगे, या फिर कोई सर भी मैंने तो बहुत नहीं सर, मेरा इंट्रो बहुत ही पार्शियल। नहीं अभी जो अच्छा इसके अंदर चलो वापस करते हैं या इनडिटरमिनेट परसेप्शन। तो आप बोलेंगे कि न्याय फिलोसफी ने क्या करा है कि न्याय फिलोसफी ने अपने परसेप्शन के अंदर मियर परसेप्शन नहीं मानकर रेशनैलिटी को भी इसके अंदर एलिमेंट को इंक्लूड करा है, और उन्होंने बोला है कि मियर परसेप्शन इज जस्ट अ स्टेज ऑफ परसेप्शन, और फर्स्ट स्टेज ऑफ परसेप्शन दैट इज इनडिटरमिनेट परसेप्शन। ये आपको लिखना था इसके अंदर। अब आप लिखेंगे इनडिटरमिनेट परसेप्शन की डेफिनेशन यहाँ पर बॉडी पार्ट के अंदर। कालिन, इज दिस क्लियर? तो इसमें और कोई से आप मीमांसा और कुछ इसमें इंक्लूड नहीं करना हल्का सा भी? इंट्रोडक्शन के अंदर जैसे दिस कांसेप्ट वाज आल्सो डिस्कस्ड बाय मीमांसा, कर तो सकते हैं, ऐसे कुछ ही नहीं कि दिस कांसेप्ट इज आल्सो, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, एक लाइन लिख सकते हैं उसका, क्योंकि आगे तो जाकर आप इंट्रोडक्शन नहीं होता। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप लिख सकते हैं मीमांसा के अंदर। आगे चलकर तो आपको बताना है कि मीमांसा ने भी करा है, पर उन्होंने इंडिटरमिनेट नॉलेज को फाइनल मान लिया ऐसे करके। फिर आगे जाकर फिर आप डिस्कस कर सकते हैं। पूरा न्याय का थोड़ा लिखेंगे इसके अंदर, फिर मीमांसा का बताएंगे, फिर आप कंक्लूड करेंगे न्याय फिलोसफी के ऊपर। न्याय फिलोसफी का होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है इस तरह से, है ना? सर ओके सर। हाँ क्या कैसे सर इसमें जैसे कि हमने अब इतने सारे फिलोसफर्स पढ़ लिया, तो सर इसको सर चारवाक से करें, फिर न्याय करें, फिर इसको सर मीमांसा से, और फिर एरिस्टोटल का भी डाल दें, तो चारों मतलब थोड़ा एरिस्टोटल थोड़ा का डाल सकते हो उसके अंदर, सर सबका कंपैरिजन हो जाए तो। सबका हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाता है फिर तो आंसर। पर मीमांसा को तो नहीं डालना, तो बहुत खतरा वाली बात है, क्योंकि कौशली मीमांसा वर्सेस न्याय के ऊपर है। जब तुम अच्छा मीमांसा को डिस्क्राइब कर चुके हो उसके बाद फिर तुम औरों को लिखा सकते। चार्वाक ने इसको सपोर्ट करा था, है ना, कि इनडिटरमिनेट नॉलेज को ही, इनडिटरमिनेट परसेप्शन को ही फाइनल मान लिया था। फिर अच्छा एरिस्टोटल में क्या लिखोगे तुम, क्या क्वेश्चन? सर उसमें क्योंकि सेंसम और इंटरप्रिटेशन वाला उन्होंने माना था, उन्होंने बोला था सेंसम तो ठीक होता है, इंटरप्रिटेशन में गलती हो जाती है, तो सर इस तरह से मान सकते हैं। ठीक है, चलो तो दिस इज अबाउट द पेपर नंबर वीकली टेस्ट नंबर 4। अब वीकली टेस्ट 4 में किसी को डाउट है तो पूछिए। अब इसके अंदर आप अपनी कॉपी उठाएंगे, ठीक है, और कॉपी उठा के आप सब एक एक पॉइंट आपका लिखेंगे, क्या क्या आपने गलती करी है। अगर एक एक पॉइंट नहीं लिखते, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तुमको इसका इंपॉर्टेंस बाद में समझ में आएगा। खुद की गलती खुद समझ जाना ना, इसके बाद फिर वैसी गलती वापस रिपीट नहीं करोगे। हाँ संदीप वांटू से, संदीप ने पहले भी हाथ उठाया, सॉरी संदीप, हाँ प्लीज बताए संदीप। सर ये थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था सर, ये क्लियर नहीं था। हाउ न्याय सिलोजिज्म इज बेटर देन एरिस्टोटल। सर इसमें जैसे प्रोपोजिशन ऑफ इन्फ्रेंस तो ये बता देंगे, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण। एरिस्टोटल के सिलोजिज्म में क्या बताएंगे सर? अच्छा, उपनय और निगमन, ठीक है। एरिस्टोटल क्या करते हैं, एरिस्टोटल का वेस्टर्न सिलोगिज्म है, और इसके अंदर डिडक्टिव इन्फ्रेंस है। डिडक्टिव इन्फ्रेंस के अंदर ये क्या करते हैं, जैसे 3 सेंटेंसेस यूज करेंगे सिर्फ, कि स्मोकी थिंग्स आर फायरी, हिल हैज स्मोक एंड हिल हैज फायर। इसका यही सिलोगिज्म है, 3 ही सेंटेंस है। यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं अपन, हिल हैज फायर ये अपन को प्रूव करना है, और हिल हैज स्मोक और स्मोकी थिंग्स आर फायरी, और उपनय ये इसके अंदर कहेंगे अपन कि हिल हैज स्मोक और स्मोकी थिंग्स आर हिल हैज फायर, है ना? ये समझ में आया संदीप आपको? यस सर। इसके 3 ही होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इंडेक्शन यूज कर रहे हैं। इंडेक्शन से हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे इंडेक्शन से
इसके अंदर इंडक्शन से हम इंडिविजुअल नॉलेज से यूनिवर्सल नॉलेज की तरफ पहुंच रहे हैं। ये समझ में आया है ना? सर जो ये उदाहरण है ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सली तो है, स्मोकी थिंग्स Yes. और फायर, ये तो हर जगह यूनिवर्सली है। Okay. हिलेस फायर तो कहीं एक जगह आपने देखा, एक इंसिडेंट देखा हिलेस फायर, हिल के अंदर तो और भी चीजें होती हैं, हमेशा हिल आग में थोड़ी ना लगा रहता है, तो ये यूनिवर्सल नहीं है, ये इंडिविजुअल है। हिलेस स्मोक इज आल्सो इंडिविजुअल। समझे संदीप? Yes sir. इंडिविजुअल से बना के इसने लास्ट के अंदर यूनिवर्सल की तरफ गया, इंडिविजुअल से यूनिवर्सल की तरफ और फिर यूनिवर्सल से इंडिविजुअल की तरफ, है ना? इसको बोलते हैं ना, इंडिविजुअल से यूनिवर्सल की तरफ जाना इंडक्शन, और डिडक्शन यूनिवर्सल से इंडिविजुअल की तरफ जाना, दैट इज नोन एज डिडक्शन। तो यहाँ पे इंडक्शन भी यूज कर लिया, यहाँ पे डिडक्शन भी यूज कर लिया, यहाँ पे सिर्फ डिडक्शन यूज करा है। अब यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल नॉलेज है, उससे ये जा रहे हैं, ऐसे ये मेहनत नहीं कर रहे, बुद्ध की तरह मेहनत नहीं करेंगे। बुद्ध ने तो क्या करा, हर चीज को समझा और फिर अपना ज्ञान अर्जित करा यूनिवर्सल। इन्होंने तो किसी का कहा, किसी ने कहा कि भाई देखो ये कर लो, और उन्होंने मान लिया। इस तरह का होगा इसके अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बुद्ध ने, और फिर बुद्ध यहाँ पे नहीं रुके, बुद्ध आगे जाएंगे और आगे जाके इंडिविजुअल नॉलेज। संदीप, Yes sir. Colin want to say something. Colin. So in this question, sir, what I did was for explaining sir न्याय, sir I gave example of Hiller's fire one, ठीक है सर? और जब एरिस्टोटल को समझाने लगा सर, मैंने सोक्रेटिस वाला एग्जांपल ले लिया। सही है, ठीक है, क्या दिक्कत ये है? सर तो मतलब सेम सोक्रेटिस के लिए भी, सॉरी न्याय के लिए भी, सॉरी क्या नाम है, एरिस्टोटल के लिए भी सर हिल वाला एग्जांपल लेना ज्यादा सही रहेगा, या फिर अलग अलग ले रहे हैं तो वो चलेगा? सोक्रेटिस का भी ले सकता है, कुछ नहीं। सोक्रेटिस का एग्जांपल यूज कराता है एरिस्टोटल, so it is better कि you are using the Socrates example. ओके सर, Good thing, not a bad thing. ठीक है बच्चों, अब हर एक को ये एक्सरसाइज करनी है तब जाके काम चले। अभी अपन अगर इफ यू अलाउ मी तो अपन अभी वेस्टर्न फिलॉसफी और एरिस्टोटल और इसका डिस्कस कर लें। एनीबॉडी हैज एनी Yes, इशू? sir. कर सकते हैं? यस सर। यस सर। चलो, तो एरिस्टोटल और प्लेटो वाला खोलो। प्लेटो एंड एरिस्टोटल रिजेक्ट्स मैकेनिज्म एंड एक्सेप्ट द टेलोजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या है, रिजेक्ट करा है मैकेनिज्म, इसको भी कोई समझ नहीं पाए, काफी बच्चे हैं, कालिन भी नहीं समझे इसको। प्लेटो और एरिस्टोटल ने रिजेक्ट करा है मैकेनिज्म को और टेलोजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड को एक्सेप्ट करा है। कौन मुझे बताएगा कि क्या इसका मतलब है? कोई अच्छा सा कोई मेरे को बता पाएगा इसका मतलब क्या है? एनीबॉडी इन द क्लास? इस क्वेश्चन से क्या समझ लो तुम? और एनीबॉडी इन द क्लास कैन से मी कि सर ये इंट्रोडक्शन हो सकता है, तो दैट विल बी द एक्सीलेंट थिंग। एनीबॉडी इन द क्लास? अंचला ने क्या लिखा है इसमें? अंचला सर एक मिनट, मैं बुकलेट निकाल रही हूँ मेरी। बुकलेट तो सब हाथ में रखो बच्चों सर। हाँ क्योंकि तुमको जो अभी, एक सेकंड अविनाश, एक मिनट, बुकलेट सब हाथ में रखो क्योंकि तुम्हें जब लेकर आना है ना इसका आंसर, तुम्हें लिखना है वो चीज, अभी भी कर सकते हो तुम, क्या क्या तुमने गलती करी वहीं पॉइंट आउट करके फिर आप लिख सकते हो। हाँ अविनाश बोल रहे थे कुछ, अविनाश बताए। सर मैंने आइडियलिज्म के बारे में लिखा है, मतलब जो हाईएस्ट गॉड होता है उसी के बारे में लिखा था इंट्रोडक्शन। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई होता है। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? मैकेनिज्म क्या है? रिजेक्ट्स मैकेनिज्म, एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ल्ड क्या है? मींस वो अपने आप से कोई चीज हो रही है, दैट इज मैकेनिज्म, बस होते जा रही है बिना किसी पर्पस के। बिना किसी पर्पस के हो रही है, मैकेनिज्म, दैट इज नोन एज मैकेनिकल थिंग। ठीक है, और मैकेनिज्म किस वर्ड से है? देखो ये मशीन से है, ठीक है। इसके अंदर ये है कि नेचुरल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए मशीन, ठीक है, जिसके अंदर कोई पर्पस नहीं है, कोई भी पर्पस नहीं है उसका, बस वो है इसलिए है। अब मशीन का कोई पर्पस होता है क्या? मशीन का कोई पर्पस नहीं है, मशीन के लिए तो कोई पर्पस नहीं है मशीन का, ठीक है। जबकि इसके अंदर क्या, मशीन के अंदर ये है कि भाई उसको जब इस तरह से उठाओगे तो कोई भी, जैसे जिम के अंदर मशीन है तो उड़ जाएगी, नीचे रखो नीचे रह जाएगी, उसका कोई जिंदगी का मकसद नहीं है कि भाई मेरे को एक दिन बहुत ही अच्छा आदमी बनना है या फिर ऐसा कुछ बनना है। तो दिस इज नोन एज मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ योर वर्ल्ड, मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ योर वर्ल्ड, ठीक है। टेलियोस का मतलब क्या है? इस वर्ल्ड का कोई पर्पस,
तो आप ऐसे लिख सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल रिजेक्टेड मैकेनिज्म एक्सप्लेनेशन ऑफ, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैकेनिज्म explanation of world stated that natural world is just like a machine without any purpose, while teleological explanation will say that there is a purpose. Aristotle, Plato do both believe that world is having some purpose. ठीक है, अब इस पर्पस को बताना है आपको, तो आपको इसके अंदर आइडिया वाली थ्योरी लेके आनी पड़ेगी। आइडिया वाली थ्योरी के अंदर आपको ये बताना पड़ेगा प्लेटो का। सबसे पहले आप पहले पैराग्राफ पे प्लेटो एक्सप्लेन करेंगे, फिर दूसरे पैराग्राफ के अंदर क्या करेंगे, दूसरे पैराग्राफ के अंदर आप एरिस्टोटल एक्सप्लेन करेंगे, और फिर आपको ये बताना है एरिस्टोटल किस तरह से प्लेटो से आगे निकल गए, इस रेस के अंदर एरिस्टोटल प्लेटो से किस तरह से आगे निकल गए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि यहाँ पर आप पहले मैकेनिकल एस्पेक्ट जो है, मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ल्ड का बताएंगे डेफिनेशन, और टेलोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ल्ड का डेफिनेशन बताएंगे, और फिर बताएंगे प्लेटो और एरिस्टोटल का टेलोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन किस तरह से है, ये आप बताएंगे। प्लेटो का एक्सप्लेनेशन कौन बताएगा मेरे को, प्लेटो का एक्सप्लेनेशन क्या है? सर आइडिया ऑफ गुडनेस। हाँ, आइडिया ऑफ गुडनेस है कि जो वो है, जो पर्टिकुलर है, वो क्या है, स्ट्राइव करते रहते हैं किसकी तरफ, आइडिया की तरफ, हाईएस्ट आइडिया, आइडियाज ऑफ गुडनेस, ठीक है, इसकी तरफ करते रहते हैं। तो इन्होंने इसका वर्ल्ड अलग बताया, इसका वर्ल्ड अलग बताया इन्होंने, ठीक है। जबकि ये जो आप प्लेटो के अंदर लिखना है, प्लेटो के अंदर आपको ये दिखाना है कि इन्होंने वर्ल्ड ऑफ आइडियाज और वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर दोनों अलग अलग बताया, ठीक है। अब सर इसमें ये आइडिया ऑफ गुडनेस सर, ये तो है, बट सर अगर ऐसा लिखते हैं कि पर्पस ऑफ वर्ल्ड ऑफ थिंग इज टू रीच आइडिया, सॉरी वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, तो वर्ल्ड ऑफ थिंग्स का पर्पस ही वर्ल्ड ऑफ आइडियाज तक जाना है, तो दैट इज आइडियाज। नहीं, पर आप ऐसे लिखेंगे ना, आइडिया ऑफ गुडनेस इज द हाईएस्ट आइडिया व्हिच शुड बी अचीव्ड बाय एवरी पर्टिकुलर, ये पर्पस है पर्टिकुलर का इस वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। इसके अंदर तुमको है ना, एक और प्लेटो को जब एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो एक चीज और लिख सकते हो आप, जैसे सोल का एग्जांपल देकर आप लिख सकते हैं। सोल जब आती है तो डिम लाइट हो जाती है, तो सोल का पर्पस ये है कि वापस से अपनी 100% जो नॉलेज है उसको अचीव करना, समझ लो? नहीं सर, ये सोल वाला नहीं समझा, थोड़ा समझाते हैं। अंचला विल से, यस अंचला। सर एक सिली क्वेश्चन था, लेकिन आप पहले एक्सप्लेन कर दीजिए फिर पूछूंगी सर मैं। अपन सर आप पहले आंसर एक्सप्लेन कर दीजिए कालिंद का, फिर मैं पूछती हूँ आपसे क्वेश्चन। नहीं, इट्स ओके, आप पूछिए प्लीज। सर जैसे आपने बताया था, बोलिए। सर आपने बताया था कि वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वर्ल्ड ऑफ आइडिया एंड आइडिया ऑफ गुडनेस, लाइक 3 स्टेजेस है, राइट? आई मीन जो आइडिया होते हैं दे गेट लाइक अट्रैक्टेड टू द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड दे कम डाउन एंड दे अगेन, फिर वो आई मीन उनका एक वो बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है कि जी सर। सोल मैंने बताया था, सोल जो होता है वो वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ एफिनिटी के अंदर होता है। यस सर, हाँ सर। तो आई मीन जो आइडियाज आइडिया ऑफ गुडनेस में चले जाते हैं, ठीक है, तो सर वो तो आइडिया ऑफ गुडनेस में चले गए, दे आर लाइक गॉन, फिर वो नीचे वापस नहीं आएंगे। आई मीन मुझे एक क्वेश्चन ऐसा था, आया था सर दिमाग में, वो नीचे तो आएंगे वापस, नीचे तो कोई आइडिया ही नहीं रहा सोल के अलावा, सोल तो अलग, अपन ने अलग तरीके से पढ़ा था सोल को, तो आइडिया कहाँ आ रहा है नीचे, कौन सा आइडिया नीचे आया बताओ? काउनेस नीचे तो आई नहीं ना, पर्टिकुलर में आ जाए तो फिर उसका एरिस्टोटल का ही कंसेप्ट में लग जाए फिर तो उसमें। एरिस्टोटल तो ये समझाए थे प्लेटो को, भाई नीचे ले आओ उसको, आइडिया को ऊपर का रखा। यस सर। सो आइडिया ऑफ गुडनेस और जो वर्ल्ड ऑफ आइडिया है सर, उसमें थोड़ा सा मतलब मुझे अभी भी है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है सर मेरे दिमाग में उसका। क्लास और किस लिए रख रहा है, पर इसीलिए डाउट क्लियर करने के लिए कर रहा है। नहीं सर, मैं एक्चुअली मैंने वो क्वेश्चन लिख रखा है, सो आई विल टेक्स्ट यू दैट, सो आप मुझे उसका एक्सप्लेनेशन देना फिर। ठीक है मैं आपको मेघना वांट टू, हां मेघना प्लीज। सर मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन सेम होते हैं? हाँ सेम होते हैं, बट क्योंकि उसके अंदर कोई इस तरह का पर्पस नहीं बताया गया होता। मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आर सेम, क्योंकि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये बताता है ये वर्ल्ड जो है ना वो ही है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये वर्ल्ड को ही अपन को खोजना है। मेघना तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन सेम होते हैं। ये ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम इस संसार के अंदर इसलिए पैदा हुए हैं कि हम इस वर्ल्ड से परे कुछ जाने, इस तरह से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होते। अगर हम देखें मेघना, अगर हम इसके अंदर देखें टेलोलॉजिकल, हमारा टेलोलॉजी क्या होगा, हम अगर फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा मोक्ष प्राप्त करना होगा। क्या साइंस इसको बोलेगी? नहीं मानेगी। साइंस बोलेगी इस वर्ल्ड में जो है वो है, उसको खोजना है, उसको खोज सकते हैं, इसके ऊपर कुछ तरह से नहीं जाते, इसलिए इसको
सर इसीलिए दोनों जो एरिस्टोटल और प्लेटो हैं वो सोल के परफेक्शन की बात करते हैं, तो इसीलिए वो टेलियोलॉजिकली इंक्लाइंड है रादर देन साइंटिफिकली या मैकेनिकली। बिल्कुल सही बोल सकते हैं अपन, पर साइंटिफिकली और मैकेनिकली इस वक्त जब आप साइंटिफिक और मैकेनिकल को एक साथ ले रहे हैं ना, इसका मतलब यह है कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई पर्पस नहीं है, जो वर्ल्ड है ना वही बना हुआ है, इसके आगे कोई पर्पस नहीं है उसका, उस तरह से आप यस साइंटिफिकली देखेंगे, राइट। जैसे यस इवोल्यूशन थ्योरी होती है, जैसे इसका इवोल्यूशन थ्योरी जो है, इसका अपना एरिस्टोटल का इवोल्यूशन थ्योरी, वो बोल रहा है कि एक्चुअलिटी को आप पोटेंशियलिटी को आपको एक्चुअलिटी में कन्वर्ट करना है। अगर आपको आपने लिखा हो ये चीज तो है ना, पोटेंशियलिटी को एक्चुअलिटी के अंदर कन्वर्ट करना है, ये इसकी इवोल्यूशन है। मतलब कि इसलिए हम जन्म लें कि हमारी जो पोटेंशियलिटी है उसको हम एक्चुअलिटी के अंदर करें, कि इस संसार के अंदर हर एक चीज की पोटेंशियलिटी है, हर एक मैटर के अंदर पोटेंशियलिटी है, फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना, वो इस तरह से बोलेंगे, यस है ना। तो आप इन दोनों के पॉइंट देखेंगे। देखिए प्लेटो एंड, पहले मैकेनिकल टेलोलॉजिकल वाला बता दिया, फिर एक प्लेटो, एरिस्टोटल, फिर आपने बताया कि एरिस्टोटल ने मैटर और फॉर्म दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू बताए, और उन्होंने बोला कि पर्टिकुलर रिसाइड्स, आइडिया रिसाइड्स इन द पर्टिकुलर, ठीक है। बट प्लेटो इसके अंदर ड्युअलिटी क्रिएट कर गए और इससे ड्यूअलिज्म में फंस गए। ये आपको इसका बाद में लास्ट के अंदर लिखना है, ठीक है। इस तरह से मैकेनिकल जो टेलोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है एरिस्टोटल का, वो बेटर माना जाता है प्लेटो से। इस तरह से आपको समझे, ठीक। ये क्वेश्चन इसीलिए देखो, जहाँ प्लेटो और एरिस्टोटल आ जाएंगे ना, वहाँ पे आप देखना ये क्वेश्चन आइडिया के ऊपर जाएगा कहीं ना कहीं, आइडिया और वर्ल्ड ऑफ आइडिया और वर्ल्ड ऑफ पार्टिकुलर पे। तो उस मौके को आपको नहीं छोड़ना है, उसके अंदर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के अंदर आपको ये चीज बता देनी है कि हमें ये पता है कि इस तरह की चीजें, ठीक। ये इसके अंदर ऐसा होता है, राइट। एनी डाउट इन दिस वन? सर एक बार इंट्रोडक्शन फिर से कर दीजिए। इंट्रोडक्शन के अंदर इसके अंदर क्या लिखेंगे, देखो इसमें इस तरह से लिखेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर कि जो एक बार क्वेश्चन कहाँ है इसका, प्लेटो एंड एरिस्टोटल रिजेक्ट्स मैकेनिज्म एंड एक्सेप्ट द टेलोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो आप ऐसे लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, मैकेनिज्म explanation of natural world means that world is just like a machine, ठीक है, without any purpose, while the teleological explanation stated that this world is having some teleos or purpose to achieve, ठीक है। both Plato and Aristotle believe in teleological explanation and teleological explanation of the world। इस तरह से आपको लिखना होगा, फिर आप इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। फिर आप प्लेटो का लिखो, पहले प्लेटो का पूरा पॉइंट लिखो, फिर प्लेटो के बाद एरिस्टोटल का लिखो, और दोनों को चलो। ओके सर, सर ठीक है। हाँ क्या का शॉप प्लीज। सर इसके इंट्रो में वही मेंशन कर दें, अगर आइडिया ऑफ गुड एंड एक्टस पोरस, फिर उसको बॉडी पार्ट में बिल्कुल अगर बिल्कुल, डिफाइन ये करें ऐसे भी तो लिख सकते उस हैं वर्ड। कि आप ऐसे लिख सकते हैं सर प्लेटो और मैंने एक बार मेरे को एक लाइन और ऐड करना है इंट्रोडक्शन के अंदर एक बार, है ना। क्या का शॉप प्लीज अलाउ, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, है ना, ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सप्लेन टेलियोलॉजिकल एस्पेक्ट थ्रू आइडिया ऑफ गुडनेस एंड एक्टस पोरस रेस्पेक्टिवली। ये एक लाइन आप ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल इंट्रोडक्शन, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, वेरी गुड। क्या का शॉप। हाँ सर मैंने ये लिखा, बस वो मैकेनिक वाला जो पार्ट था वहां पे सर गलती कर दी मैंने। ये तो सर पर्पसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड दैट इज आइडिया ऑफ गुडनेस एंड एक्टस पोरस रिस्पेक्टिवली, ये तो मैंने लिखा है। हाँ तो बहुत अच्छा लिखा है, फिर इसको ये तो बिल्कुल आप फिर इसके अंदर आप एक्सप्लेन करोगे इस तरह से। मेघना वांट टू से समथिंग, मेघना प्लीज से। सर एरिस्टोटल के जो 4 कॉजेज हैं, क्या वो भी इस चीज को बता रहे हैं जो टेलियोलॉजी है? मैटर से फॉर्म के अंदर जो जा रहा है ना, वो उसमें आपको एक्चुअलिटी और पोटेंशियलिटी लिखना है। यहाँ पे अगर आप उसको कॉजेशन थ्योरी बताने लग जाएंगे ना कि 4 कॉज लेते, फिर 4 कॉज से फिर वो 2 कॉज हुए, तो वो नहीं थोड़ा सर, ऐसे सर जैसे सिर्फ एक लाइन में जैसे ये चीज बता सकते हैं क्या, जैसे हायरार्की ऑफ आइडियाज जो प्लेटो देते हैं और जो एरिस्टोटल 4 कॉजेज बताते हैं, वो एक तरह से टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। कैसे बता, एक बार में मतलब एक लाइन में थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दे, मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए क्योंकि कि आप। जैसे एरिस्टोटल है जो जब वो टेलियोलॉजी समझा रहे हैं तो वो फाइनल कॉज की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, और जब प्लेटो हायरार्की ऑफ आइडियाज दिखाते हैं तो उसमें भी एक टेलियोलॉजी है, जब हम आइडिया ऑफ गुड की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो करना एक है, लाइन में ये लिख सकते हैं क्या? ये तो अपन लिख रहे हैं प्लेटो के अंदर, अपन ये दिखा रहे हैं
हायरार्की ऑफ आइडियाज, आइडिया ऑफ गुडनेस तो की सर ये तरफ। 4 कॉजेज लिख के बारे में एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ इतना एक लाइन में लिख सकते हैं बस। पर देखिए आप मेघना ये समझिए, इसमें 4 कॉजेज लिखने के बजाय आप मैटर से फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा डायरेक्ट ये लिखेंगे। बट 4 कॉजेज कहाँ लिखे? अभी आपने जो लाइन बोली उसमें भी 4 कॉजेज तो नहीं बोले ना? नो सर, सर एक लाइन में लिखा है मैंने, बट क्या इसको एक्सप्लेन भी एक बार आप करेंगे? पढ़ के बताएंगे प्लीज, एक बार पढ़ के बताइए फिर मैं उसको समझूं थोड़ा। सर 4 जैसे मैंने ये लिखा है कि हायरार्की ऑफ आइडियाज एक्सप्लेन्स थियोलॉजी ऑफ प्लेटो एंड इन एरिस्टोटल द 4 कॉजेज वर्क टू एक्सप्लेन द सेम थिंग। कैसे 4 कॉजेज कैसे एक्सप्लेन करेंगे चीजें? सर क्योंकि 4 कॉजेज जो हैं वो मतलब टुवर्ड्स फाइनल कॉज, जब फाइनल कॉज आती है तो पूरा फॉर्मेशन हो जाता है किसी भी आइडिया का। तो सर वो दोनों ही एक चीज को बता रहे हैं, टेलोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बट दोनों का वे अलग है। नहीं देखिए, इसमें आप ये चीज आप समझिए, 4 कॉज में से एक कॉज आपका फॉर्म भी है, मैटर से फॉर्म जा रहे हैं हम, है ना? हाँ सर। है ना? इसके अंदर मैटर से आप फॉर्म की तरफ जा रहे हैं, राइट? तो ये जो है ना, ये चीज इसके अंदर मैटर के अंदर अगर आप लिखेंगे मैटर के बाद और भी कॉज है, जैसे एफिशिएंट कॉज है, ठीक है? और एक और कॉज कौन सा होता है इसके? मैटर, फॉर्मल, एफिशिएंट और आई थिंक फॉर्मल। मटेरियल। मटेरियल तो है ही मैटर, हाँ हाँ। फाइनल। कॉज होता है ना? तो ये अगर हम 4 इसके अंदर यूज कर रहे हैं ना इसके अंदर, तो इसका मतलब कैसे बताएंगे आप कि मैटर्स, ये 4 कॉजेस के कारण आप टेलियोलॉजी कैसे बता रहे हैं इसमें? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हो सकता है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपको मेघना, पर एक बार आप बताएंगे जैसे इनका क्या रोल हो गया, इन दोनों का क्या रोल हुआ इसके अंदर? सर क्योंकि सर लीनियरली चल रहे हैं, मतलब एक डायरेक्शन में। अच्छा, कि इन दोनों को फिर हमने फॉर्म के अंदर यूज कर लिया ऐसा? हाँ सर, डायरेक्ट जंप नहीं करे, मतलब फाइनल कॉज तक जाने के लिए एक क्रोनोलॉजी है। अच्छा, ठीक है, मैं बताता हूँ इसको सोच कर कुछ, ठीक है? ओके सर। ठीक है, पर जैसे जो नॉर्मल आंसर होगा जो अपना है ना, उसके अंदर मैटर से फॉर्म के अंदर एक्चुअलिटी से जो होगा वो पोटेंशियलिटी से एक्चुअलिटी की तरफ जा रहा है, वो आपको इसके अंदर दिखा रहा है, right? सर सर बेसिकली मेघना जो बोल रही है वो प्रोसेस बोल रही है कि इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जाएंगे। वैसे तो सर उसको इस क्वेश्चन की डिमांड नहीं है वो, लेकिन सर अगर वो कॉजेशन थ्योरी आ जाएगी उसमें लिखना चाहिए, इसमें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये मैं सोच रहा था क्योंकि मेघना पूरा प्रोसीजर बता रही है। मतलब मेघना ये इसमें देखिए, इसमें मैटर से फिर आप एफिशिएंट कॉज, फॉर्मल कॉज, फिर उससे फॉर्म हुआ, तो वो बताने का इसको इसके अंदर आई थिंक जरूरत नहीं होगा। मैटर से अपन फॉर्म की तरफ भी यूज कर सकते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा लाइन, मतलब थोड़ा सा डेविएशन हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। आप अपन ऐसे नहीं कर रहे हैं कि मैटर से फिर एफिशिएंट हुआ, एफिशिएंट से फिर ऐसे हुआ, फिर फॉर्म बना, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, है ना? मेघना, यस सर। तो इसमें ये है कि इन दोनों को अपन ने सिर्फ इसके अंदर ऐड कर दिया उसमें, क्योंकि मैटर ऑफ फॉर्म दिखाने के लिए। ये सर यस सर। मैंने भी गलती की है जो मेघना बोल रही है, इसलिए मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में लिखना नहीं चाहिए था सर, इसलिए मैं कह रही हूँ प्रोसीजर बता दिया पूरा। हाँ वो मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। मेघना समझे क्या इस चीज को, क्या क्या शायद यस बोल, सर। यस सर। क्योंकि इसमें कहीं इवोल्यूशन नहीं हो रहा ना मैटर से, ऐसा नहीं कि एफिशिएंट कॉज से इवोल्यूशन, वो तो उसने बस इसको एक जगह मैटर से फॉर्म हो रहा है इवोल्यूशन, यस सर। मैटर से फॉर्म इवोल्यूशन हो रहा है इस तरह से। यस सर। चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डज प्लेटो वांट सर टू। सर एक क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को लेके। सर इसके अंदर प्लेटो की पार्टिसिपेशन थ्योरी मेंशन करनी होगी, पार्टिसिपेशन और कॉपी, और सर साथ में है कि सर वो फेंट कॉपीज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, वर्ल्ड ऑफ थिंग्स को बोलता था ना वो। हाँ हाँ हाँ, करना होगा पार्टिसिपेशन थ्योरी से, तो टेलियोस समझाओगे आप हाँ तो कि पार्टिसिपेशन और कॉपी थ्योरी जो इसके वो। कॉपी थ्योरी नहीं होगी इसके अंदर, पार्टिसिपेशन होगी। कॉपी थ्योरी तो मैकेनिकल की तरफ जा रहा है कि एक इसकी कॉपी है वर्ल्ड, तो वो आपको इसको अंदर यूज नहीं करना। आप टेलियोस दिखाएंगे ना पार्टिसिपेशन थ्योरी, हो जाएगा। कॉपी तो जैसे फोटो कॉपी हो गया, वो मैकेनिकल बन जाएगा फिर उसके अंदर। ओके सर। पार्टिसिपेशन थ्योरी तो लिखनी है इसमें मैं ठीक है बोला भी सर। था शायद बीच में।
So next is what does Plato want to prove with his allegory of cave? Allegory of cave के अंदर क्या ये बोलना चाहते हैं, हमको इसके अंदर बताना है। तो क्या बोलना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप की नॉलेज है, ठीक है, और फाइनली इसके अंदर एक कंक्लूजन पाएंगे कि नॉलेज होती है वो एब्सोल्यूट होती है, परमानेंट होती है, ये चीज इसके अंदर बताना चाह रहे हैं, है ना। ये तो आपको इजी क्वेश्चन लगा होगा, ये सबसे इजी क्वेश्चन है इसके अंदर कि ऐसे लिखोगे, प्लेटो थ्रू हिज केव एलिगोरी, ठीक है, want to explain that, defines that there are different knowledge type and final knowledge is the one which is absolute, permanent and absolute and permanent, ठीक है, that you have to write in this one। कि देखो वैसे तो बहुत सारी नॉलेज होती है, जैसे हम देखेंगे नॉलेज को डिफरेंट टाइप्स की उन्होंने नॉलेज बोली है, सेंसुअल नॉलेज, ट्रांससेंडेंटल नॉलेज, रेशनल नॉलेज, रेशनल इंसाइट, ठीक है, ये सब चीजें आपको इसके अंदर लिखना होगा, राइट। तो आप लिखेंगे, फिर केव की एलेगोरी समझाएंगे इसके अंदर किस तरह से होता है ना, सारा उसके अंदर बताएंगे। सबसे जो पहली जो नॉलेज होगी, सबसे फर्स्ट नॉलेज होगी वो कंजेक्चुरल नॉलेज होगी, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज, ठीक है। केव वाला तो सबको पता है ना, सब ये तो इजी है, ठीक है। और इसके कंजेक्चुरल नॉलेज के बाद फिर सेंसुअल नॉलेज के बाद रेशनल नॉलेज, फिर रेशनल इंसाइट, इस तरह से आपको इसके अंदर बताना होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें होता है। कंक्लूजन क्या लिखोगे इसके अंदर, क्या कंक्लूजन लिखा इसमें आपने? सर मैंने तो इसको पहले तो आचार्य शंकर से भी कंपेयर किया है, प्लस फिर मैंने सर एक जो वो वर्ड ऑफ फिलोसोफर्स जो बोला है उन्होंने, मतलब कि प्लेटो ने इसको बोला था कि सर जो बाहर का वर्ड है वो वर्ड ऑफ फिलोसोफर है, सर मैंने वहां से कंक्लूड किया था। आचार्य शंकर से कैसे करा कि फाइनल नॉलेज होगा वो? डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज मैंने किया है कि जैसे कि आचार्य शंकर ने बताया कि एक ड्रीमिंग लेवल नॉलेज वो व्यवहारिक और वो सर। बिल्कुल सही है, वो अपन ने जब एक्सप्लेन करा था उसको वैसे भी करा था, हाँ ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, आचार्य शंकर से कंक्लूड कर सकते हो कि आचार्य शंकर के थॉट की तरह। सोल से भी कर सकते हो कि सोल की नॉलेज जो होती है वो डिम हो जाती है, तो दैट इज कंजेक्चुरल नॉलेज। वो आप बॉडी हाँ पार्ट, सर मैंने वो शैडो वाला बोला था, उसकी वो एरिकल वर्ड है और बाहर का वर्ड ऐसे करके मैंने किया है सोल से आप इसको कर सकते हैं ना, क्या कैसे समझ लो सोल वाला पॉइंट सर। ये सर सोल वाला भी समझ गए, और बट सर जो उनके ऊपर जो शैडो पड़ रही थी कि जब आप इसको आचार्य शंकर से करोगे डिस्कस, तो बेस्ट कंक्लूजन इज दिस वन, पर सोल को कहीं ना कहीं आपको डालना होगा, तो वो आप बॉडी पार्ट में डालिए, फिर ऐसा होगा। सर ये सोल वाला कंसेप्ट समझा दीजिए सर एक बार। सोल वाला कंसेप्ट देखो, सोल क्या होता है कालीन, देखो सोल ऐसा होता है कि देखो ये जो वर्ल्ड ऑफ आइडिया है ना, यहाँ पे रहता था, इसका ओरिजिनल घर ये था सोल का, ठीक है, और ये है वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सोल के पास जब यहाँ था ना कालिंदी, तो इसके पास 100% नॉलेज थी, ये सब जानता था, इसको सब पता था, पर इसकी क्या है एफिनिटी, अब ऐसे बता रहे हैं प्लेटो की इसकी एफिनिटी थी वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट से, बहुत प्यारा था इसको वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक दिन क्या हुआ, ये वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया, और वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब बॉडी के अंदर आ गई सोल, है ना, बॉडी इज वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर सोल आ गई। सोल जैसे ही यहाँ पर आई ना, इसकी पूरी नॉलेज डिम हो गई, यहाँ पे 100% नॉलेज थी, यहाँ पे 10% ही नॉलेज रही, अब ये डिम हो गई नॉलेज। अब इसको क्या करना होगा, वापस से इसको याद करना होगा, इसको रिमेम्बरेंस करके वापस से इस वाली पोजीशन में आना होगा, ये सोल का टेल्यूज हो जाएगा, समझे कालन? ओके सर। तो यहाँ पर इसकी नॉलेज बहुत डिम हो जाती है, फिर इस तरह से पीपीटी, तो पीपीटी पढ़ते हो ना कालीन आप, जैसे क्लास नहीं देखते हैं तो पीपीटी पढ़ लेते हैं क्या? हाँ सर देखी है मैंने, पीपीटी देखी थी सर। हाँ, तो पीपीटी के अंदर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो आप समझ जाओगे उसको। सर। तो इसमें ऐसे मैंने किया था कि सर जिसकी हर इंसान को जो शैडो होता है, शैडो को सर मैंने एम्पेरिकल वर्ड से कर दिया था, और फिर इग्नोरेंस वाला करके फिर वो मैंने वाला ऐसे कर वो दिया वाली कि चीज है, हमें मैं समझ रहा हूँ आपको, वो वाला एक्सप्लेनेशन मैं समझ रहा हूँ, आपने कहीं और पढ़ा होगा, ये मतलब ये हायर फॉर्म ऑफ नॉलेज के अंदर वो वाला एक्सप्लेनेशन बताते हैं, वो आपका बिल्कुल करेक्ट है अगर आप उसको लिखते हो तो। ये सर। तो मैं समझ रहा हूँ, आपने सर ये जहाँ से भी देखा है सुना है वो, पर बिल्कुल करेक्ट है वो, दैट इज, हाँ पवन।
सर ये जरूरी है क्या? जैसे अभी एक क्वेश्चन था, ये सर बिल्कुल सिंपल ही पूछ रहा है कि प्लेटो क्या मतलब अपनी जो केव की एलोगेरिथम उसके थ्रू क्या बोलना चाहता है। तो मतलब कंक्लूजन में किसी अदर फिलोसोफर को अगर ना भी बताएं, अपन सिंपली बोल दें बॉडी पार्ट को कंक्लूड करते हुए कि दिस इज हाउ प्लेटो थ्रू हिज केव एनालॉजी डिफाइंस दैट नॉलेज इज वन परमानेंट इटर्नल, अगर शॉर्ट में लिखे तो बिल्कुल। देखो क्योंकि सर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है ना कि व्हाट डज प्लेटो वांट, किसी और की तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना अपने से। हाँ, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, बट देखो एक होता है बेटर आंसर, एक होता है बेस्ट आंसर, ठीक है, उसमें भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अपन को एक एक नंबर की लड़ाई लड़नी है यहाँ पर। एक नंबर की लड़ाई समझ लो कि बस एक नंबर अगर आपके हर क्वेश्चन में आ जाएंगे तो 25 नंबर ज्यादा हो जाएंगे। अब क्वेश्चन की डिमांड नहीं है ऐसा नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड है इसके अंदर कि व्हाट डज प्लेटो वांट टू प्रूव बाय हिज केव एलोगरी। आप ये कह रहे हैं कि सिमिलरली ही भ्रम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आचार्य शंकर ने बताया था, आचार्य शंकर ने भी इस तरह से नॉलेज की लेवल्स बताई थी। तो वो कहना है ना, वो जी कहना इससे आपका, देखो फिलोसफी एक अलग पेपर है समझो, और फिलोसफी पेपर में क्लियरिटी ऑफ थॉट्स की मतलब तुम हर थॉट को समझो। जैसे आपने इसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो कीवर्ड उसका देखना डिस्कस या फिर कंपेयर, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, समझ रहे? इसमें सीधा जी सर। व्हाट डज प्लेटो वांट है, बट आप अगर एक फिलोसफर को उसको कर देंगे तो उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि देखो ये, जब आप देखो दो थॉट चल रहे हैं, इसको जब कंपेयर करते हो ना तो बहुत अच्छा इससे कुछ निकल कर आता है कि हाँ देखो ये भी ऐसे सोच रहा है, ये भी इंडियन का थॉट ले लिया, एक एक प्लेटो का थॉट ले लिया, तो उससे बहुत अच्छा आंसर आपका आ जाता है। फिलोसफी के अंदर ऐसा करना ही होता है, और ये मतलब इम्पोर्टेंट रहता है। एक लाइन में अगर आप लिख पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको कंपेयर कर दिया किसी से। तो कभी भी गलत कंपेयर मत करो। जैसे कहकशाई पहले क्या सोच रही थी कि जो सब्सटेंस है वैशेषिक का और जो सब्सटेंस है इनका ये डिकार्ड का वो सेम है, उससे कंफ्यूज हो रही थी वो पूरा, उसके ऊपर ही कंफ्यूजन चल रहा था उसको। ऐसा कंपेयर मत कर देना कि इन दोनों की दोनों इस तरह से वैशेषिक, वो वाली चीज मत करना। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये और ये वाला कंपैरिजन रेलिवेंट लग रहा है तो यू शुड डू दैट इन द फिलोसफी सब्जेक्ट, आई विल से। तो सर ये जो कंपैरिजन जैसे अभी ये वाला था ये भ्रम वाला कंसेप्ट, तो इसको मतलब कंक्लूजन में रखना ज्यादा सही रहता है बॉडी पार्ट में अगर कहीं लिखे तो? कंक्लूड करें, कंक्लूड करके फिर आपने कंक्लूजन में देखो वो चीज है जो कि आप आउट ऑफ बॉक्स सोच रहे हैं। मतलब आउट ऑफ बॉक्स का मतलब ये नहीं है कि भाई जो चीज है उसके परे ही सोच लिया, बिल्कुल ऐसा नहीं, कि जो आप एक तरह से नया इनोवेशन कर रहे हैं ये क्योंकि बॉडी पार्ट में आता है कंटेंट, कि आप क्या, आपका क्वेश्चन का डिमांड है, उसका कंसेप्ट है कुछ तो वो समझा दो, ये समझा दो। फिर जो कंक्लूजन आता है उसके अंदर ये आता है कि भाई देखो ये इनोवेशन हमने देखा है, ये चीजें हमारी देखो ये इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ये देखो उसका सिग्निफिकेंस था, ये देखो इसका इफेक्ट ये हुआ सोसाइटी के ऊपर। ये जो चीजें होते हैं ना, ये कंक्लूड करने का तरीका होता है आंसर, समझ रहे? ओके सर। ये सर। कंक्लूजन शुड बी लाइक दैट कि यार हाँ बच्चे ने क्या करा है, एक सजेशन दिया है, ऐसा होना चाहिए जीएस के पेपर में कंक्लूजन, ऐसा मानते हैं ना सजेशन। यहाँ पे ऐसा, हाँ हाँ बच्चा समझ गया है, इस थॉट से भी इसको कंपेयर करके समझ गया है, इस तरह से कंपेयर करने वाली अप्रोच फिलोसफी के पेपर में तो बहुत अच्छी रहती है। और इसीलिए है ना, फिलोसफी के पेपर में कोई क्वेश्चन आपको इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए, राइट? अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है थर्ड और फोर्थ अपन कल करते हैं, थोड़ा सा नींद आ रहा है मुझे, ठीक है? कल अपन इसको कर लेते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को, और कल अपन जॉन लॉक भी पूरा कर लेंगे, ठीक है? तो आई होप दिस इज क्लियर। अब सब, मैं तो सो रहा हूँ अभी, ठीक है? सब एक एक्सरसाइज करेंगे, सब अपना क्वेश्चन लिखकर जो भी आप इससे समझे, ठीक है? थोड़ा सा मेहनत कर लो, या फिर चलो सो जाओ, सुबह दे देना मेरे को, 12 बजे से पहले मेरे को दे दीजिए, 12 AM से पहले, 12 PM से पहले उनकी ही कॉपी आपको दी जाएगी, नहीं तो चेक कॉपी मेरे पास ही रह जाएगी, ठीक है? तो सर जस्ट वीडियो का लिंक भी अभी सेंड करवा देना। बिल्कुल अभी दे देंगे वीडियो का लिंक, ओके सर। ठीक है? सर सर लाइबनिज का वापस कर भेज दीजिए ना सर। सर सिर्फ लाइबनिज का, वो तीनों का कंपैरिजन नहीं सर, जो आपने लाइबनिज का तो लेक्चर लिया वीडियो था। वापस चाहिए आपको? हाँ सर, उसका लिंक नहीं आया था सर, आपने मुझे कंपैरिजन जो था एरिस्टोटल, स्पिनोजा और लाइबनिज का। आपका शायद सर मिस था तो वो लेक्चर ना, हाँ सर, मेरा मिस हो गया था। लास्ट वाला ना? नहीं सर, मेरे को एक्चुअली पूरा चाहिए, तो सर थोड़ा सा लिंक आ जाएगा उसका। ठीक है, ठीक है, मैं दे दूँ। ओके सर, थैंक यू अभी सर। तो मैं आपको दे रहा हूँ, सर फिर आज सर आज जो मतलब मेंस का पेपर हुआ था ऐसे का, तो आप एक क्वेश्चन आपने काफी बार बताया था सर पेट्रियार्की वाला, आज एग्जैक्ट उस पे ऐसे आ गया था सर। हाँ वो तो आना ही है, देखो वो सब चीजें तो आनी है। कोई क्या था एक बार एग्जैक्टली बताओ। सर ऐसा मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था कि पेट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस्ड येट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, कि मतलब सबसे कम नोटिस इसको करते हैं जबकि सबसे ज्यादा इनजस्टिस यही वो स्प्रेड करती है, उस टाइप से।
एक काम करो, ये सब ये वाला ऐसे लिखना सब, है ना, ये वाला ऐसे लिखना। मैंने कई बार इसके ऊपर डिस्कस कर रखा है ना, एथिक्स में भी, इन सब चीजों में। ये बहुत पैट्रियार्की के बारे में बहुत बातें हो रखी है अपनी। आई थिंक सारे जो भी स्टूडेंट्स मेरे को रेगुलर फॉलो करते होंगे अन अकेडमी पे, या फिर एथिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, तो लिख ही सकते हैं ऐसे। एक बार लिख कर दो, और एक बार ऐसे का पेपर मेरे को भेजना भी, पवन। भेजता हूँ सर अभी व्हाट्सएप पे। एक बार आप व्हाट्सएप पे भेज दो, अभी भेज सकते हैं, तो एक बार स्टूडेंट्स के साथ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं अपन अभी। हाँ सर मैं अभी इंस्टेंट कर देता हूँ, बस मेरे पास पड़ा हुआ है। Instant भेज दो। देखो इसमें से ना बहुत सारे, अभी अभी देखना, ये जो पेपर आ रहे हैं ना मेंस के, ये सब देखते रहो पेपर मेंस के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिलोसफी का भी देखना आप लोग। सर एक क्वेश्चन सर जो आप आईआर में डिस्कस करते हो ना, वो भी डिटेल था, मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। किसका रोल है? एक सेकंड सर, अब भेजिए। टेक्नोलॉजी का। अच्छा, हाँ इस पे भी कई बार देखो सर सब कुछ क्वेश्चन ये है कि टेक्नोलॉजी एज द साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सर भेज दिया आपको व्हाट्सएप पे, भेज दिया। एक सेकंड सर, डिलीवर हो रहा है। नहीं, कई लोगों ने बोल दिया, रहने दो हो गया है। देखो ये जो है ना पहला क्वेश्चन, ये पूरा एथिकल पेपर, एथिक्स का क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर, ग्रुप पे भेज देना, ये पवन है ना, ग्रुप पे भेज देना एक बार, तो देख लेंगे सब। तो मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है, ठीक है। इसमें सोशलाइजेशन भी आ जाएगा, परसुएशन भी आ जाएगा, सोशल इन्फ्लुएंस भी आ जाएगा इसके अंदर, पहले क्वेश्चन में। सर ये जो सेकंड वाला है, माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट टू ट्रैंक्विल सेल्फ, सर मुझे इसका एक्चुअली टॉपिक समझ नहीं आया क्या है। इसका मतलब ये है कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस का है। देखो कितना सही पेपर इसके अंदर है। माइंडफुल मैनिफेस्टो मतलब कि अपने बारे में संकल्प करना, ठीक है, कोई भी संकल्पित होना, कोई भी चीज को अपने लिए समझना, अपने आप को शांत करने के जैसा है। हिंदी में पढ़ो ना इसको, शांतचित्त रहने का क्या है, एक उत्प्रेरक है, मतलब कि दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो ये है कि अपने बारे में समझना, ये बहुत फिलोसफिकल है, ये पता है। जैसे साक्षी भाव है, वो वाला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। मतलब वो आपको कंक्लूजन के अंदर वो लिखना होगा, साक्षी भाव और ये वाले कंसेप्ट। माइंडफुल सर एक मैनिफेस्टो। अब देखो सुनो ये बात, तो अपन जो ये चीज कर रहे हैं, ये दर्शन शास्त्र जो है, देखो एक लाइन के अंदर ही बता रहा हूँ, इसको लिखेंगे ना तो बहुत प्यारा ऐसे आ सकता है इसके अंदर। मैं आपको बताऊंगा भी, ये सारे ऐसे अपन डिस्कस करेंगे, फॉर श्योर आई विल डू दैट, ठीक है। वो बहुत प्यारे प्यारे ऐसे है इसके अंदर, सारे ही करने पड़ेंगे, 8 के 8 ऐसे अपन करेंगे। हाँ क्या बोल रहे थे अंचला? सर सेम टू सेम सर, एक फोर्थ वाला है, सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। सो प्रोवर्ब्स के ऊपर ज्यादा है सर, 3 प्रोवर्ब्स पर है 3 फिलोसोफर? सर, 3 प्रोवर्ब्स पर है, जैसे जो माइंडफुल मैनिफेस्टेशन वाला है सर, शिप डज नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम। सर ये जो प्रोवर्ब्स है, तो दो तो प्रोवर्ब्स आ गए सर इसमें। तो सर इनको फिलोसफी के जो कंसेप्ट है, इंडियन फिलोसफी वाले, सो इनसे लिख सकते फिर। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं। फिलोसफिकली तो ऐसे ही सारे। थर्ड वाले का एक वो, एक इसको पढ़ते में कोई एक वो याद आए प्रोवर्ब, कि वो है ना, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग, वैसा है ना। सर मैंने सुना नहीं, आपने जब बोला अभी एक्चुअली। मतलब चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग का मतलब क्या है, चंदन के ऊपर हमेशा, चंदन अपनी जो वो चीज होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसको छोड़ता नहीं है। उसके आसपास कपटी सांप भी रहते हैं, फिर भी वो अपनी उसको छोड़ता नहीं है, ठीक है, उसकी टेंडेंसीज को, जैसे उसके अंदर सुगंध आती रहती है हमेशा। तो इसी तरह से शिप डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ द वाटर अराउंड देम, कि आपके चारों तरफ परेशानियां हैं, तो आप डूबोगे जब तक नहीं, जब तक उसको आप अपने अंदर आने नहीं दोगे। मतलब आपके मान लो चारों तरफ करप्ट लोग हैं, इसको बहुत डायमेंशन में आप लिख सकते हैं, और दिस इज द ब्यूटी, कि आपके चारों तरफ करप्ट लोग हैं, जब तक आप उसको अपने अंदर उस चीज को अलाउ नहीं करोगे, तब तक आप क्या करोगे, आप सही रह सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हो, आप चेंज एजेंट भी बन सकते हो। मतलब विपत्तियों के टाइम पर अगर आप विपत्तियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि दिस इज विपत्ति, तो आप खड़े रह सकते हैं उसके अंदर, एंड यू कैन फाइट। गांधी का एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर, माइटी ब्रिटिशर्स सामने थे, इस तरह के एग्जांपल ले सकते हैं। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि
जैसे ये चीज है कि भाई आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। एक डायमेंशन ये है कि आप विचलित हो जाए उन प्रॉब्लम से, एक डायमेंशन ये है कि आप उन प्रॉब्लम से अपने आप को इफेक्ट ना होने दो, इमोशनली इंटेलिजेंट बने और फिर इस तरह से हो। वैसा ये क्वेश्चन है। अंचला समझे इसका? हाँ सर समझ गया। तो चंदन विश्व आपत्ति लिप्त भुजंग, वो मेरे को इसके अंदर से याद है। ओके सर। जैसे ये है कि फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे तो कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव। तो इस पे देखो, ये ऐसे दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, जब तुम इसके अंदर 1500 वर्ड लिखोगे ना तो तुम्हारे पास वर्ड ही नहीं होंगे इसके अंदर, ऐसे क्वेश्चन हैं ये। सर इसके अंदर सर कल्चर एज अ एथिक्स और सिविलाइजेशन, सर मोरल्स उसमें आ सकता है क्या, एथिक्स और मोरल्स को लेके? नहीं, व्हाट वी हैव सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि हमको जो विरासत के अंदर मिला है ना वो सिविलाइजेशन है। ठीक है, कल्चर इज व्हाट वी आर, कल्चर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिविलाइजेशन उन जो सनातन टाइम से जो बनी हुई है ना, उससे हमको सिविलाइजेशनल वैल्यूज जो होती हैं वो मिली है हमें, वो है इसके अंदर। अब ये देखो, ये सिक्स्थ क्वेश्चन तो डायरेक्टली है, ये तो अपन ने कितने, आप लोगों ने जैसे अंचला और कालीन ने तो शायद सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ा है, उसमें से क्वेश्चन है पूरा। देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस। समझ में आ रहा है? सर हाँ सर आपने पढ़ाया था सर। इसमें तुम कितना लिख सकते हो, तुम्हें बताओ, इसके अंदर तुम कम से कम नहीं तो 5000 वर्ड्स लिख सकते हो। कितने फिलोसफर्स पढ़े हैं अपन ने इसके बारे में? सर सबसे पहले तो इमैनुअल कांट ही आ जाते दिमाग में। इमैनुअल कांट को कैसे? प्लेटो आएंगे ना। बहुत सारे फिलोसफर यूज कर सकते हो, अनगिनत इसके अंदर, जो अपन ने पढ़ा था ना इक्वलिटी लिबर्टी एंड जस्टिस के अंदर। यस सर। तो पूरा पूरा वैसे के वैसे आप डाल सकते हो। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज भी इसके अंदर डाल सकते हो। सोशल जस्टिस के अंदर ये भी डाल सकते हो, जो अपनी पैट्रियार्की, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कास्टिज्म है, ये अगर नहीं होंगे तो इकोनॉमी का क्या करोगे तुम? पर ये तभी हटेंगे जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, उस चीज को आपको बताना है। तो आपके सोशल इवल्स हैं, वो सोशल जस्टिस का मतलब क्या है कि आपको कास्टिज्म और पैट्रियार्की ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, सोशल जस्टिस है। तो इसके लिए आपको प्रॉस्परस होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे दलित एंटरप्रेन्योरशिप इसके अंदर लिख सकते हो, दलित कैपिटलिज्म ये चीज लिख सकते हो। विमेन एम्पावरमेंट के अंदर किस तरह से विमेन को आप कर सकते हैं, और विमेन एम्पावरमेंट कैसे किस तरह से कर सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के थ्रू। सर तो क्या इसमें फिर वो स्टैंड अप इंडिया और सपोर्ट इंडिया और आत्मनिर्भर भारत सब इन सबका इंक्लूजन कर सकते हैं? तो बिल्कुल क्या है, पर फिर आपको ये कहा कि देखो इसमें क्या बोल रखा है, इसमें ये बोल रखा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर ये क्वेश्चन है। अब जैसे जैसे अपन जैसे सोचते जाएंगे ना, वैसे उसमें पॉइंट्स आते रहते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ का आपको लेकर जाके लास्ट में कंक्लूड तो आपको ये करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो गया और सोशल जस्टिस आप भूल गए। जैसे आप इसके अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बता सकते हैं, समझ रहे हैं कि हम क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं पर हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बहुत ज्यादा पीछे जा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर हमारी 103 रैंक है। ये सब चीजें बताने होंगे, ये सब फैक्ट्स। और किस दिन के लिए याद करते हैं, इसी दिन के लिए याद करते हैं ये सब चीजें। फिर हम इसके अंदर ये भी बता सकते हैं कि देखो सोशल जस्टिस इसमें वो लिख दो, सोशल इकोनॉमी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेंस का वो कम है, ये आप लिख सकते हैं। इसके अंदर एग्जांपल दे सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं, ग्रास सीलिंग इफेक्ट दे सकते हैं कि उससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो हो जाती है, बट इसके अंदर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बहुत बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। मतलब सारा सारा सोशल जस्टिस में डाल दो। ये क्वेश्चन तो कितना ओपन एंडेड है, इसमें फार्मर भी डाल दो, विमेन भी डाल दो, कास्ट भी डाल दो, सोशल जस्टिस में सभी आ गया ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये सब चीजें डाल दो। इनके ऊपर ही तो अपन इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ते क्या है, ये सब चीजें पढ़ते हैं। Technology as the silent factor in the international relation. This is the question which we have discussed many times. Many times we have discussed this one, है ना। और अभी तो आजकल जैसे हो रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसके अंदर क्या क्या नहीं लिख सकते आप, हजारों चीज इसके अंदर लिख सकते हैं। इसराइल से हमारा रिलेशन क्यों है, टेक्नोलॉजी के कारण ही है। इसराइल इज इसराइल को हर कोई मान क्यों रहा है, इसलिए टेक्नोलॉजी के कारण। तो इंटरनेशनल रिलेशन जब तुम किससे एस्टेब्लिश करोगे तो ऑब्वियसली देखोगे कि सामने वाले के पास क्या टेक्नोलॉजी है क्या नहीं है। तो इस तरह से इसके अंदर है ना, सोचोगे ना तो फिर आता रहेगा। अब वैसे मैं बोलता रहूंगा तो फिर मैं बोलता रहूंगा कि इस तरह से आता रहेगा। सोचना पड़ता है इसके अंदर, इसलिए ना ऐसे के अंदर लास्ट लास्ट पॉइंट बोल रहे हैं, ऐसे के अंदर आप लोग क्या करें, ऐसे के अंदर ना सिर्फ 15 मिनट तक सोचना चाहिए और आपको पॉइंट्स लिखने चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हैं, फिर जाकर आपको ऐसे लिखना चाहिए। कोई भी बच्चा है ना, अच्छा कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, 7th क्वेश्चन कौन लिखेगा, 7th क्वेश्चन कौन लिख कर दे देगा, एनीबडी इन द क्लास?
कोई है ऐसा बच्चा जो 7th क्वेश्चन लिखेगा? मतलब 2 दिन में दे देना, पर लिख कर देगा, कौन बोलेगा? सर आई कैन ट्राई। अंचला विल ट्राई। सर और कुछ नहीं 7th करेगा? पैट्रियार्की वाला या इंटरनेशनल रिलेशन वाला? पैट्रियार्की इज समथिंग Yes, sir. दैट आप सबको आता होगा, इसलिए मैं बोल रहा यस हूँ। ओनली वन। और सर ये जो इंटरनेशनल ये आईआर वाला जो क्वेश्चन था सर, आपने एक बार जो अनअकैडमी पे आईआर की क्लास स्टार्ट की तब आपने इंट्रोडक्शन में बोला था कि आईआर में हम कम से कम लगभग 250 मार्क्स का कवर करेंगे, वैसे सिलेबस में 40 का है, तो 125 का तो यही हो गया। 125 को भी हो गया। ऐसे ही है, तो वो तो देखो नॉलेज कहीं किसी का वो थोड़ा ना होता, नॉलेज यस नॉलेज सर, तो इंटरकनेक्ट। सब यूज कर सकते हैं, नॉलेज तो एब्सोल्यूट होता है। कोई नहीं लिखेगा क्या? जी सर। बच्चों सर लिखना, मैं नहीं लिख सर, लूंगी सर, मैं मैं ट्राई तो कर लूंगी सर। तुम लिख लोगे, बेलाल लिख लेगा, और क्या? आप सुनो। सर आई मीन I'll also write, एक sir. थोड़ा सा कंफ्यूजन सर, लिख तो लेंगे ठीक है, मैटर सर बॉडी पार्ट में आ जाता है, इधर उधर से मैटर करेक्ट कर ही लेते हैं सर। कंक्लूजन जो आप हमेशा बोलते हैं कि एक बैलेंस्ड एक कंक्लूजन होना चाहिए, तो सर ऐसे तो कैसे करेंगे सर? ऐसे सर क्या टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी ऐसे लिखा नहीं है यूपीएससी के लिए। कभी नहीं लिखा है क्या? नहीं सर, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की इस चीज की। एक बार करो, आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा, ये वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। अब मेरी बात सुनो, सबको लिखना है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लिखना है। तुम कुछ लोग इनिशिएटिव ही नहीं लेते। सब बच्चे 2 दिन के अंदर ऐसे लिख कर देंगे मेरे को, किसी भी हालत के अंदर, ठीक है? तुम लोगों को हमेशा फोर्सफुली बोलना पड़ता है। देखो कितना अच्छा मौका है, तुमको ऐसे लिखवाने के लिए बोल रहे हैं, और फिर ऐसे को तुम, कई लोग तो जैसे अंचला जैसे पहली बार लिखेंगे, तो कितना अच्छा मौका है तुम लोगों को। मौके का फायदा ही नहीं उठाना चाहते हो तुम लोग, तो तुम्हारे पीछे पड़ रहा है, फिर भी तुमको इतना ज्यादा इनएक्टिव और पैसिवनेस रखती है ना तुम्हारे में। तो अब सुनो, इसलिए मैं बोलता हूँ, इसलिए तुमको है ना स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ती है। मुझको कोई मजा नहीं आता स्ट्रिक्टनेस दिखाने के अंदर, या फिर ऐसा कोई मेरे को वो नहीं है कि ईगोइस्टिक हूँ मैं और ये सब चीजें, क्योंकि मेरे पे कमेंट ऐसे आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत ईगोइस्ट में, ठीक है? बट इसलिए नहीं दिखा, इसलिए नहीं होता। मैं अब सब करना है, अब दिखाना ही पड़ता है इस टाइम पर, है ना? सबको लिखना ही है ऐसे, और सब 2 दिन के अंदर मेरे को लिख कर देंगे एनी हाउ। अब इसमें कोई भी बहाना नहीं चलेगा बच्चों, प्लीज, ठीक है? प्लीज डोंट डू दिस कि सर नहीं लिख पाए। ये यही मौके हैं, अभी दिसंबर, ये जनवरी का मंथ चल रहा है, इसमें एक ऐसे तो लिख दो कम से कम, मेरे कहने से लिख दो। सब बच्चे इसको ऐसे को लिखेंगे, अपन डिस्कस करेंगे इसको क्लास के अंदर कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए था, कैसे एंड करना चाहिए था, क्या बॉडी पार्ट के अंदर होना चाहिए था, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, पहले मैंने आपको ऑप्शन दिया था, अब आपको ऑप्शन नहीं है, वो आप सबको लिखना है, ठीक है? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।